हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सो जो वीडियो मैंने कल डाला था एज यू लाइक इट, उसको आप सभी लोगों ने इतना पसंद किया है और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बस आपके ये जो कमेंट्स हैं ना, वो ही मुझे और ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ। तो मैं बिल्कुल लेकर आऊँगी। बस इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और आपसे थोड़ी सी कहनी है, और ये रिक्वेस्ट भी है मेरी। रिक्वेस्ट ये है एक्चुअली कि ये जो आपकी पीपीटीज है ना, जो आप देख रहे हैं सामने, ये बिल्कुल प्लेन पीपीटी है। प्लेन मतलब जैसे पहले मैं आपको पढ़ाती थी तो आपको ग्रीन या किसी भी तरह का जो पेपर रंगीन है वो मिला करता था। तो सॉरी फॉर दैट, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, स्पेशली फॉर विलियम शेक्सपियर्स वर्क, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के वर्क काफ़ी लेंदी हैं। इनकी कोटेशंस टाइप करना, सब कुछ करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। लगभग 3 से 4 घंटे मेरे लग जाते हैं उसको तैयार करने में उस प्लेटफॉर्म पे। तो आपको पढ़ने और समझने से मतलब है, यहाँ पर मेरा काम ईजिली हो जाता है 1.5 से 2 घंटे में। तो इसीलिए इस वाले प्लेटफॉर्म पे मैं आपको विलियम शेक्सपियर का पढ़ाऊंगी। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको उसी पर पढ़ा दूंगी, पावर पॉइंट पे। ठीक है, जिस पे आपको अच्छा लगता है। बस यही आपसे कहना था। ध्यान रखिएगा इस वाले प्लेटफॉर्म में जो भी थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पर फिर एडिट करने का प्रोसेस नहीं होता है इस प्लेटफॉर्म पे, तो जो भी थोड़ा टाइपो एरर होगा उसको मैं यहाँ पे करेक्ट करते चलेंगी। तो बस यही आपको बताना था। बाकी क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल उसी तरह आपको समझाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहती हूँ कि जैसे एलटी ग्रेड में लास्ट तक हम कोर्स पढ़ते रह गए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए, पर इसमें मैं चाहती हूँ आपका जो कोर्स है वो अप्रैल तक एनी हाउ मेरा टारगेट है कि मैं कंप्लीट करा दूँ, पूरा का पूरा कोर्स मैं आपका कंप्लीट करा दूँ, ताकि जो पूरा मई है, पूरा 1 महीने मई खींच कर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, बाकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हम अभी भी बीच बीच में क्लासेस लगाते रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे से हो जाए। अब आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वर्क है द टेम्पेस्ट, इसको आपको थोड़ा सा पोस्ट कोलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। अब मुझे नहीं लगता आपको पोस्ट कॉलोनियल समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पोस्ट कॉलोनियल टॉपिक पे पूरा वीडियो डाल रखा है। मतलब जब हम कॉलोनाइज थे उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो आपका पोस्ट कॉलोनियल होता है। तो यहाँ पर ये मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे, हमें रूल कर रहे थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जिस तरह से टेम्पेस्ट में आप देखोगे, जो क्या कहते हैं, मिरांडा के फादर होते हैं, वो किस तरह से एक नए लैंड पर जाते हैं, वहाँ के लोगों से चीज़ें सीखते हैं और फिर उसके बाद उनको ही अपना गुलाम बना लेते हैं और फिर अपना काम करते हैं, अपना रूल करते हैं। बिल्कुल वैसा ही ऐसे कोलोनाइजेशन टाइम पीरियड में भी हो रहा था कि लोग आ रहे थे हमारे, हमसे ही चीज़ें सीख रहे थे और हमको सिखा रहे थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी लैंग्वेज सिखा रहे थे ताकि वो हमारे ऊपर रूल कर सकें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको एलटी जो मीन्स है उसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया कि इसके ऊपर आप आंसर लिखिए, जो विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से कैसे मतलब कि वो मैच करता है, क्या उसकी क्वालिटीज उसके अंदर है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए बिल्कुल डेप्थ में चलेंगे। तो ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इसकी जो रिटन डेट है वो आपकी 1610 to 1611 है। अगर फर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो ये आपको नवंबर 1611 में जो है वो दिखाई देता है। और अगर आप बात करो एक्चुअली 1613 यहाँ पर आप लिखो। अब बताती हूँ कहाँ पर ये परफॉर्मेंस हुई थी। ठीक है, 1611 जो है वो परफॉर्मेंस जो आपकी हुई थी वो है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये किसी की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए की गई थी। और किसकी मैरिज को सेलिब्रेट? जो आपकी प्रिंसेस एलिजाबेथ है। कौन है? प्रिंसेस एलिजाबेथ। अब ये आपकी एलिजाबेथ फर्स्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये एलिजाबेथ फर्स्ट के बारे में बात नहीं हो रही है। ये जो एलिजाबेथ फर्स्ट है ये डॉटर ऑफ जेम्स फर्स्ट है। किसकी? जेम्स फर्स्ट की बेटी है एलिजाबेथ फर्स्ट। उनकी शादी हो रही थी किससे? एल्टोर फ्रेडरिक से। किससे? फ्रेडरिक से। ठीक है, फ्रेडरिक से एट वाइट हॉल। कहाँ पर? एट वाइट हॉल में इन 1613। तो उसी समय पर इसको क्या किया गया था? परफॉर्म किया गया था। उनके मैरिज को सेलिब्रेट करते समय सेलिब्रेटेड टू मतलब परफॉर्म टू सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ प्रिंस एलिजाबेथ विथ एलेक्टोर फ्रेडरिक। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे इस परफॉर्मेंस को, ये कि 1613 में जो है वो हुई थी आपकी किसके? इनकी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं और क्या चीज़ें दी हुई हैं हम इसकी। पहली बात तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो प्लॉट है ना, ये विलियम शेक्सपियर का ओरिजिनल प्लॉट बोला जाता है, क्योंकि ये माना जाता है जैसे उन्होंने अपने हर वर्क में कहीं ना कहीं से क्या है, सोर्स ऐड किए हैं। यानी उनका सोर्स है कि वहां से कहीं ना कहीं से उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें ली हैं, कोई स्टोरी ली है, कोई कैरेक्टर, कुछ ना चीज़ें ली हैं। ठीक है, प्लॉट सारी चीज़ें वहां से ली हुई हैं, लेकिन इसका जो प्लॉट सोर्स है वो ओरिजिनल माना जाता है। ठीक है, ये जो आपका पब्लिश हुआ है वो फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ है। और अगर सोर्स के बारे में बात करें तो नो सिंगल सोर्स। ठीक है, इसका कोई सिंगल सोर्स नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है,
ये जो सिपरेक अकाउंट हुआ था, यानी अभी मैं बताऊंगी कौन सी घटना हुई थी, उसी के ऊपर शेक्सपियर का ये इमेजिनेशन, शेक्सपियर का जो वर्क है आप कह सकते हो है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सोर्स के बारे में, बट जस्ट एक सेकेंड रुक जाइए, जस्ट एक सेकेंड। अब मैं देखूँ, अभी पेन नहीं चलेगी, मुझे लग रहा था मैं और बड़ा कर दूँ ताकि पेन चले, बट अभी क्या है पेन वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो मुझे ज़रा सा पेन ले लेने दीजिए। हाँ जी, अभी आ गई, कर ले। नहीं, ये नहीं पेन। ठीक है, डन। तो ये क्या है, अब मैं आपको सोर्स के बारे में बता रही थी कि इसका जो प्लॉट है उसका ओरिजिनल सोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इंस्पिरेशन ये लेते हैं। और वो इंस्पिरेशन कहाँ से, किससे, ये जो इंस्पिरेशन है वो आपका है सिल्विस्टन। ठीक है, सिल्विस्टर जॉर एक सेकेंड, जॉर्डेन, सिल्विस्टर जॉर्डेन्स, इनका है एक वर्क, अ डिस्कवरी ऑफ द वारमुडास। क्या है, अ डिस्कवरी ऑफ द, लिख देती हूँ नहीं तो फिर आपको नोट करना होगा। तो अ डिस्कवरी ऑफ द बर्मुडास। ठीक है, ये जो है वर्क है, ये कहा जाता है ये इनका इंस्पिरेशन है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है क्या, 1610। ठीक, 1610 इसका टाइम पीरियड है। और इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो स्टोरी दिखाई गई है द स्टोरी ऑफ रिटर्न ऑफ सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैज डिसअपियर्ड। जो कि जो शिप थी वो क्या हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी। लौटते समय उसमें जितने भी सेलर्स थे उनका कुछ भी अता पता नहीं था। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो मैं सोर्स बता रही हूँ, ये आपका 2003 में जो है वो टीजीटी के 2003 में जो है वो पूछा भी गया था। ये मत सोचिएगा कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है, सोर्स तो नहीं पूछेगा बट इसके सोर्स का इंस्पिरेशन पूछ सकता है, तो वो आप ध्यान रखोगे कि ये है अ डिस्कवरी ऑफ बर्मुडास। किसका, सिल्स्टर जॉर्डन का है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्लस ये जो बर्मुडा है ये किसके लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको बोला जाता है आइल्स ऑफ डेविल्स। क्या बोला जाता है, आइल ऑफ डेविल्स, यानी ये डेविल्स का क्या है, आइलैंड है, डेविल्स का आइल है। ठीक, ये बोला जाता है। अगर सेटिंग की बात करें तो आप सेटिंग देखिए, एक मैजिकल आइलैंड है जहाँ पर चीज़ें वीरान नहीं है, हरी भरी चीज़ें हैं, रहने लायक जगह है मेडिटेरेनियन सी के पास में। तो वो इसकी क्या है, सेटिंग है, वहीं की चीज़ें दिखाई गई हैं। अगर थीम के बारे में बात करें तो इस यहाँ पर जो थीम है वो आपकी मैजिक की थीम है, क्योंकि जो प्रॉस्पेरो है वो क्या है, पहले मैजिक सीखता है और उसके बाद मैजिक करता है। पावर है दिखाया जाता है, रिवेंज दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ बदले भी दिखाई दिए जाएंगे आपको, वो बदला भी लेता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, फॉरगिवनेस की जो थीम है वो भी दिखाई देती है। और साथ में फिर लास्ट में क्या होते हैं, सबके सब सारे जो कैरेक्टर हैं वो यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, थीम बनता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब हमको कैरेक्टर लिस्ट की देख लेनी है कि क्या क्या कैरेक्टर लिस्ट है। तो हमने इसकी रिटन देख ली, इसकी पब्लिश देख ली, इसका सेटिंग देख लिया, इसका सोर्स देख लिया। ठीक है, मतलब सोर्स का क्या इंस्पिरेशन है वो देखा। प्लस जो है ये परफॉर्म कब किया गया है, 1613 में, किसके मैरिज के सेलिब्रेशन में, वो चीज़ भी हमने देख लिया। अब आइए फटाफट से हम कैरेक्टर देख लेते हैं। तो जो पहला कैरेक्टर है वो है आपका प्रॉस्पेरो। ये राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान होता है, लेकिन ये ड्यूक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ये ड्यूक नहीं होता है, ये राइटफुल ड्यूक होता है। लेकिन इसका जो भाई होता है ना, वो इसको क्या करता है, निकाल देता है वहां से, राज्य से निकाल देता है। और इसको क्या होता है कि इसको नाव पे बैठाकर इसकी बच्ची के साथ अकेले वहां तूफान में छोड़ देता है। और अपने अकेले क्या कर रहा होता है, राज कर रहा होता है। तो ये राइटफुल, क्योंकि ये जो है इसकी 3 साल की छोटी बच्ची रहती है और ये हर टाइम क्या है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई इन सारी चीज़ों में ही डूबा रहता है। इस प्रॉस्पेरो को बुक से बहुत ज़्यादा लव है। आप इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स भी आगे आप देखोगे कि क्या मिलने वाली है आपको बुक से रिलेटेड। उसके बाद अ पावरफुल मैजिशियन लिविंग ऑन द आइलैंड, इस आइलैंड पे लिख रहा है। और ये कौन है, ये मिरांडा का फादर है। एंड कंट्रोल्स स्पिरिट लाइक एरियल, ये एरियल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड सेंट्रल कैरेक्टर है, मतलब आप सोचो कि विदाउट प्रॉस्पेरो आप इस स्टोरी को लिख दो तो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। मेन कैरेक्टर है, लीड में है ये। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। प्लस अगर बात करें आगे मिरांडा की बात करें तो मिरांडा इसकी बेटी होती है, डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो, यानी प्रॉस्पेरो की बेटी होती है। बहुत ही इनोसेंट है, काइंड है, कंपैशनेट है। क्योंकि ये आप देखोगे कि ये 3 साल की थी, 3 साल की थी तभी ये इस आइलैंड पे आ गई थी। तो इसने मनुष्य को देखा तक नहीं है, अपने पिता के सिवाय इसने किसी को देखा तक नहीं है कि आदमी होते कैसे हैं। तो जब ये इन लोगों का शिपरैक होता है, यानी इनके चाचा का जो शिपरैक है उसको प्रॉस्पेरो ही करवाता है। तो जब वो तूफान में देखती है लोगों को और यहाँ आइलैंड पे वो बचकर आ जाते हैं तो उसे बड़ा ही मतलब आश्चर्य होता
होता है कि आदमी इस तरह के भी होते हैं, ऐसे होते हैं, तो ये चीज़ वो देखती है। तो इतना ज़्यादा, क्योंकि 3 साल की बच्ची जहाँ रहेगी, जिस सराउंडिंग में, वही तो जानेगी ना, उसने कभी इंसानों को देखा नहीं है, तो वो कैसे जानेगी? फॉल्स इन लव विद फर्डिनेंड, जब ये फर्डिनेंड को देखती है पहली बार, तभी इसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, ठीक? ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं एरियल की। एरियल कौन है? ये एक एरी स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ एयर है, जो कि क्या है, प्रॉस्पेरो का सर्वेंट है, प्रॉस्पेरो के लिए काम करता है। और ये क्या है, ये ही जो है वो क्या करता है, कॉज ऑफ स्टॉर्म, ये जो टेम्पेस्ट है, जो तूफान है, जो स्टॉर्म है, इसी के कारण आता है। यही जो तूफान है वो लेकर आता है प्रॉस्पेरो के कहने पे। आप देखोगे ये डिजायर फ्रीडम को दिखाता है, ठीक है। एंड ये जो है वो कभी भी प्रॉस्पेरो से अलग होने की बातें नहीं करता। वो नहीं सोचता है कि मुझे क्या है अलग कर दिया जाए, मुझे फ्रीडम मिल जाए, वो नहीं करता। वो स्लैबरी में, यानी कि प्रॉस्पेरो के अंडर में, कॉलोनाइजेशन में, यानी आप देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। अभी जब कहानी बताऊंगी तो बताऊंगी, तो जो प्रॉस्पेरो है वो क्या कर रहा है, वो रूल कर रहा है इन लोगों के ऊपर, तो उनका कॉलोनाइजर है ना, और ये कॉलोनी पीपल है जिन्हें की रूल किया जा रहा है। तो इसमें से कुछ लोग हैं जो स्वतंत्र होना चाहेंगे, जैसे कि आपको कालिबन दिखाई देगा, लेकिन वो जो आपका कैरेक्टर है एरियल, वो क्या है, वो स्वतंत्र नहीं होना चाहता, वो उसी के अंडर में रहना चाहता है। ये कौन है? ये एक चुड़ैल होती है, एक विच होती है, जिसका कि ये आइलैंड होता है, उसी आइलैंड पे ये रह रही होती है। तो ये क्या है, उसका बेटा है, ठीक है। ये हाफ ह्यूमन होता है एंड हाफ मॉन्स्टर फिगर इसका होता है। नेटिव इनहैबिटेंट ऑफ आइलैंड, यहाँ पर ही उसका घर होता है। एंड इंस्लेव्ड बाय प्रॉस्पेरो, प्रॉस्पेरो उसको क्या है, अपना दास बना लेता है। जब आप कहानी में आगे पढ़ोगे तो देखोगे साइकोरैक्स को इसने क्या है, मार दिया है, लेकिन हम कहानी में ये देखते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उसने मार दिया है, बट ऐसा होता नहीं है, वो स्टार्टिंग में नहीं मारता है। अभी आपको इसको हम पोस्ट कॉलोनियल जो ओवरव्यू है उससे भी समझाएंगे। अब ये रॉयल पार्टी ऑफ नेपल्स को देखते हैं। इसमें कौन है? अलांजो है। कौन है? अलांजो है। ये किंग ऑफ नेपल्स है। कौन है? किंग ऑफ नेपल्स है। ये फादर ऑफ फर्डिनेंड। अब ये फर्डिनेंड कौन है? ये फर्डिनेंड और मिरांडा की जोड़ी बनेगी, यानी मिरांडा का हस्बैंड है, होने वाला हस्बैंड, होने वाला मतलब अभी शादी नहीं तय हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यही फ्यूचर में क्या है, उसका हस्बैंड बनता है। तो उसी के पापा है, यानी इनके ससुर जी हैं, आप कह सकते हो, अलांजो, है ना। बिलीव हिज सन इज ड्रॉन, इनका ये मानना है अलांजो का कि मेरा जो बेटा फर्डिनेंड है वो क्या हो गया है, डूब गया है, मर गया है, इनको ऐसा लगता है, लेकिन इनका बेटा क्या है, डूबा नहीं है। फर्डिनेंड की अगर बात करते हैं, देखिए मैं पहले भी कहती हूँ, मेरे वीडियोस में ज़्यादा प्रॉफिट उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बच्चे मेरे वीडियोज़ में लास्ट तक बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि जो क्रीम मैटर है मैं उसको लास्ट में ही रखना बिल्कुल प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मेरे साथ पेशेंस के साथ मुझे अपना टाइम दे सकता है, उसी के लिए मैं सबसे बेहतर तरीके से काम करूंगी। तो आप लास्ट तक वेट करिएगा, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेहतर जरूर मिलेगा, गारंटी है इस बात की। फर्डिनेंड की बात करें तो ये कौन है? ये अलांजो का बेटा है, ये प्रिंस है नेपल्स का, और ये मिरांडा को प्यार करता है, और इसकी और मिरांडा की क्या है, शादी भी हो जाती है। सेबेस्टियन की बात करें तो ये कौन है? ये अलांजो का भाई है, जो आपका क्या कहते हैं, अलांजो आपने देखा किंग ऑफ नेपल्स है, यानी आप कह सकते हो फर्डिनेंड का चाचा है। तो ये क्या है, ये प्लॉट करता है, ये क्या कोशिश करता है कि अलांजो को मार दे। जैसे उधर जो छोटा भाई है, यहाँ पर आप दो भाइयों का पेयर पहले देखिए, एक तो प्रॉस्पेरो है, ठीक, एक प्रॉस्पेरो है जिसकी बेटी मिरांडा है, और प्रॉस्पेरो का जो भाई है, ठीक है, आप देखोगे कि जो प्रॉस्पेरो का भाई होता है वो, और साथ ही साथ एक पेयर अलांजो का, यानी प्रॉस्पेरो का जो भाई है, यहाँ पर मैं नाम ही लिख देती हूँ, उसका नाम है एंटोनियो। तो जो एंटोनियो है, प्रॉस्पेरो है, ये दोनों भाई हैं, प्रॉस्पेरो बड़ा, एंटोनियो छोटा। एंटोनियो क्या करता है, इसे निकाल देता है और तूफान में ले जाकर फेंक देता है, इस तरह का काम करता है। और इधर भी दो भाइयों के बीच सारी कलाकारी चल रही है, यानी पहला जो भाई है वो है अलांजो, ठीक है, अलांजो है। दूसरा जो भाई है वो क्या है, सेबेस्ट्रियन है, सेबेस्ट्रियन है। अब यहाँ पर जो सारा षड्यंत्र है वो कौन है, वो छोटा भाई ही रचता है, यानी कि कौन रचता है यहाँ पर, यहाँ भी छोटा, यहाँ भी छोटा, यानी जो सेबेस्ट्रियन है ये क्या करता है, अलांजो को मारने की कोशिश करता है, और इसमें कहीं ना कहीं हाथ इसका होता है, मतलब कि ये क्या करता है, और ये सोचता है कि इसे मारकर जो थ्रोन है, जो राज्य है, वो ये ले ले। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, एंटोनियो, जैसे कि मैंने बताया एंटोनियो कौन है, प्रॉस्पेरो का भाई है। ये आपको एग्जाम में अगर कैरेक्टर आएगा तो कंफ्यूजन इन चारों भाइयों में हो सकता है, तो इनके नेम बिल्कुल आप याद रखिएगा। जैसे आप अलांजो, एक ट्रिक आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरो है और अलांजो है, ठीक, और सेबेस्ट्रियन है और एंटोनियो है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आप अलांजो लिखो तो अलांजो में लास्ट में एस ओ आता है, यानी एस से स्टार्ट होने वाला, इसका भाई है सेबेस्ट्रियन, इस तरह से आप याद कर सकते हो। और दूसरा जो पैर है वो तो अल्टीमेटली आपको याद हो जाएगा, यानी प्रॉस्पेरो एंड एंटोनियो, ठीक है। तो इस तरह से आप रखोगे, अलांजो में एस लास्ट में आता है ना, तो एस वाला जो है वो इसका भाई हो जाएगा, बाकी जो दोनों दो पैर बनेंगे वो दोनों प्रॉस्पेरो और एंटोनियो के बनेंगे, ठीक है। तो ये एक ट्रिक मैंने आपको बता दी है, क्योंकि क्या है, कई बार दिमाग से मिस हो जाता है। अब एंटोनियो कौन है, इसका भाई है, ये क्या कर रहा है, क्या कहते हैं, मिलान जो है, मिलान में शासन कर रहा है, जबकि सत्ता इसकी नहीं होनी चाहिए, सत्ता प्रॉस्पेरो की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, और इसको प्ले का जो है वो विलन कहा गया है, ये प्ले में विलन का काम करता है, ठीक है।
नेक्स्ट आइए कैरेक्टर की अगर बात करें तो अदर जो आपको ह्यूमन कैरेक्टर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ह्यूमन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन के अलावा भी कैरेक्टर हैं, ठीक है, चुड़ैलें भी यहाँ की कैरेक्टर हैं और स्पिरिट्स भी हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ है। तो जो गोंजेलो है ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि यही वो होता है जो क्या करता है, मदद करता है, काफ़ी ज़्यादा काइंड होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है। ये बहुत ही ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर ऑफ नेपल्स होता है। नेपल्स का जो है वो क्या होता है, क्या कहते हैं, ओल्ड काउंसलर होता है। ये हेल्प भी करता है और ये क्या करता है, प्रॉस्पेरो और मिरांडा को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं शिप पर बैठकर, तो ये क्या तक करता है, लास्ट टाइम में आता है, ये इनको कुछ खाने पीने का सामान और जो बुक देता है, वो बुक ही जो है वो लास्ट में प्रॉस्पेरो की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। उस बुक की वजह से ही वो क्या कर पाता है, सीख पाता है चीज़ें, जादू वगैरह। ठीक, तो गोंजालो का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार माइनर कैरेक्टर से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें गोंजालो का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर ट्रिंकुलो की बात करें तो ये किंग का क्या है, जेस्चर है। अगर फूल्स की बात हो, विलन्स की बात हो, तो आप विलियम शेक्सपियर के फूल्स एंड विलन्स को तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। तो आपको ये नाम बिल्कुल याद होना चाहिए, ट्रैंकुलो, ये किंग का जेस्चर है, कॉमिक कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका स्टेफनो है। ये क्या है, स्टेफनो जो है ये किंग का ड्रंकन बटलर है। कौन है, बटलर है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ये कौन है, ये बटलर है, कॉमिक कैरेक्टर ये भी है। ये क्या करता है, प्लॉट्स विद कैलिबन टू किल प्रॉस्पेरो। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये कोशिश करता है, कैलिबन के साथ मिल जाता है और कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर क्या करें, इसको प्रॉस्पेरो को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो ये जो स्टेफनो है इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं किसकी, स्पिरिट्स एंड स्पिरिचुअल बीइंग की। अभी तक ह्यूमन की थी, अब हम स्पिरिट्स की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो स्पिरिट दिखाई देती है वो किसकी दिखाई देती है, वो इरीस की दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे स्पिरिट्स हैं जो इस प्ले में आप ये ध्यान रखेंगे, इस प्ले में मास्क भी है। क्या है, मास्क है, मास्क परफॉर्म किया गया है। तो मास्क जो परफॉर्म करते हैं वो कौन कौन से स्पिरिट हैं, आइरिस है, सेरिस है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, एग्जाम में पूछा जाता है। जूनो है, JUNO, ठीक है, JUNO, जूनो है, आइरिस, सीरिस एंड जूनो। ये जो तीन कैरेक्टर हैं ये क्या है, परफॉर्म इन अ मास्क। मास्क में ये तीनों क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इनके नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें स्पिरिट कैरेक्टर कौन है, आपके एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन। तो आइरिस, सीरिस, जूनो, ये आपको याद होना चाहिए, तीनों तीनों के नेम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अगर आगे हम चलते हैं तो आगे देखते हैं सेरेस को। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये भी क्या है, ये भी अपीयर होता है, मास्क में अपीयर होता है। और ये क्या है, ये गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फर्टिलिटी है, ठीक है। जूनो की अगर बात करें तो ये क्वीन ऑफ गॉड है जूनो, ये भी मास्क में अपीयर होती है। बाकी कुछ और जो स्पिरिट्स हैं जो क्या करती हैं, प्रॉस्पेरो को अटेंड करती हैं, और ये वेरियस शेप्स जो हैं वो बदल सकती हैं, जैसे निम्फ हैं, हाउंड्स हैं, ठीक। तो इनके नाम भी ध्यान रखेंगे, बट ज़्यादातर आइरिस, सेरेस, जूनो यही है। अब यहाँ पर जो साइकोरेक्स है वो क्या है, स्टेज पे जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर साइकोरेक्स भी है, उसी का ये आइलैंड है। ये बताया गया है कि सॉरी, ये जो आइलैंड है ये क्या है, ये उसी का है, साइकोरेक्स का है। ये चीज़ दिखाया गया है, विच फ्रॉम एलेगिरीज, मदर ऑफ कैलिबन, कैलिबन की मदर है। ये मेंशन होती है लेकिन क्या होती है, दिखाई नहीं देती है, अब नेवर अपीयर, स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए नहीं आती है ये, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम और आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारा जो एक्ट 1 आ जाता है। एक्ट 1 से पहले मैं आपको ये बताऊं, जैसे कि क्या है, जैसे इंडिया था, थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप ये पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सको। जैसे हमारा इंडिया था, तो हमारे इंडिया पे क्या है, अंग्रेज आए, उन्होंने पहले हमें अच्छे अच्छे सपने दिखाए, हमें बताया कि हम आपके लिए इंग्लिश स्कूल खोलेंगे, आपके लिए रेल्स बनाएंगे, सुविधाएं बनाएंगे, आपको इंग्लिश सिखाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या की, और हमसे भी कुछ चीज़ें सीखी उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने ये गौर किया कि ये यहाँ के जो लोग हैं, ये आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया, डिवाइड एंड रूल किया, ठीक है, डिवाइड एंड रूल किया। तो वही चीज़ है, यानी कि ये हमारे लैंड पर आए हैं, हमें क्या करते हैं, शासन करने लगे हैं। उसी तरह से जो प्रॉस्पेरो है, आप देखोगे वो भी जिस आइलैंड पे जाता है, वो आइलैंड जो है वो साइकोरेक्स का होता है। पहले तो वो साइकोरेक्स से क्या करता है, जो जादू वगैरह है थोड़ा बहुत उससे सीखता है, बाकी अपनी बुक की हेल्प लेता है, उसको मार देता है, और उसका जो बेटा है उसको अपना क्या बताते हैं, गुलाम बनाता है, उससे सारे काम करवाता है, प्लस उसको लैंग्वेज सिखाता है। लैंग्वेज में वो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज सिखाता है, ध्यान रखिए, वो उसको बोलता है मास्टर, यानी उसको ये बताता है कि तुम इस बात का ध्यान रखो, ना ही मैं तुम्हारा बाबा, दादा, चाऊ ताऊ कुछ भी नहीं हूँ, तुम ध्यान रखो कि तुम रूल हो रहे हो और मैं रूलर हूँ, यानी कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर हूँ। तो उसको मास्टर बोलना सिखाता है। और इसी के ऊपर जो ये है कैलिबन है, ये
अपना स्टेटमेंट भी देता है कि तुम मुझे सिखाओ और मैं तुम्हें क्या है गाली दे सकता हूँ लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। तो खैर वो चीज़ें देखेंगे। फिलहाल एक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। जो एक्ट 1 है वो स्टॉर्म प्रॉस्पेरस पास्ट एंड द प्लान को दिखाता है कि द प्ले ओपन्स विद अ टेरिबल स्टॉर्म एट अ सी, यानी कि मिरांडा क्या है बैठी हुई है, देख रही है चीज़ों को, समुद्र के किनारे बैठी हुई है और वहां पर क्या है आप देखोगे कि बहुत एक है ना, थोड़ा पानी लेकर आ। चलिए, यहाँ आगे आपको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक्ट फर्स्ट जो है उसमें क्या होता है, तूफान जो है, अब मजा आएगी पढ़ाने में। तूफान जो है वो क्या है, सामने आ रहा होता है। जो मिरांडा है वो बैठी है, वो देख रही है और उस तूफान में जो शिप है वो किसको किसको लिए हुए है, यानी शिप पे कौन कौन बैठा हुआ है। जो क्या कहते हैं, नेपल्स का राजा है किंग अलांजो, तो अलांजो बैठा हुआ है, उसका जो बेटा है फर्डिनेंड है वो बैठा हुआ है। इन सब के बारे में मिरांडा जानती नहीं है, लेकिन इन लोगों को देख रही है क्योंकि उसने पहली बार क्या है ह्यूमंस देखे हैं। एंटोनियो है, ये ड्यूक ऑफ मिलान, यानी मिलान का कौन है, ये ड्यूक है। उसके बाद सेबेस्टियन उस पर बैठा हुआ है, ठीक। जो अलांजो है उसका भाई, उसके बाद गोंजेलो है, और बाकी अदर्स इज कैट इन टेम्पेस्ट। ये इस तूफान में सारे के सारे लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। द सेलर स्ट्रगल एंड द पैसेंजर बिलीव्स दे विल ड्रॉन, यानी कि जो सेलर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, शिप को बचाने के लिए कोशिश करता है, और बाकी उस पर जितने भी लोग बैठे होते हैं ना, उन सभी को ये लगता है कि अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम बचेंगे नहीं, हम तो डूब जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो स्टॉर्म है इज रिवील्ड टू बी मैजिकल। ये दिखाया जाता है कि ये जो स्टॉर्म है ना, ये जो राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान होते हैं प्रोस्पेरो, उनके द्वारा लाया गया है, उनकी मैजिक के द्वारा, यानी उन्होंने बोला था मैजिक करने के लिए, उसकी वजह से मैजिक किया गया, और ये तूफान जो है वो उसी के कारण आया हुआ है। who now lives on a lonely island with his daughter मिरांडा, इस आइलैंड पे जो अपनी बेटी के साथ अकेले रह रहे हैं, ठीक है। प्रोस्पेरो अस्योर्स मिरांडा दैट नो वन हैज़ बीन हार्म्ड, ठीक है। प्रोस्पेरो को, जब प्रोस्पेरो का ये जो तूफान है उसको देखकर जो मिरांडा है वो घबरा जाती है, उसको लगता है कि क्या हो रहा है, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, अरे ये तो सब मर जाएंगे। तो वो क्या करता है, वो उसको सांत्वना देता है, वो बोलता है कि तुम परेशान मत हो, इसमें जितने भी लोग बैठे हैं ना, किसी को कोई भी हार्म नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई मरने नहीं वाला है। ही देन टेल हर दैट द स्टोरी ऑफ पास्ट, तुरंत ही वो क्या करता है, वो पूरे जो पास्ट की उसकी स्टोरी होती है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है बेटा कि हम यहाँ से हमेशा से जंगल में रह रहे हैं, हमेशा से हम इस आइलैंड पर रह रहे हैं। मैं पहले एक राजा था, राजा हुआ करता था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया, ठीक। मेरा जो भाई एंटोनियो है उसने मुझे धोखा दिया अलांजो की हेल्प से, यानी फर्डिनेंड के पापा, यानी उसकी हेल्प से इसने क्या किया है, मुझे धोखा दिया है और मुझे जो ड्यूकडम है उससे बाहर निकाल दिया है, बाहर फेंक दिया है, मुझे तूफान में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। वो तो गोंजेलो था जिसने मेरी थोड़ी सी हेल्प की, मुझे बुक दिया और इस तरह के खाने पीने के कुछ सामान दिए, तो हम यहाँ पर बच पाए हैं। तो ये लोग जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये इस तरह के लोग हैं, उनके बारे में बताता है। वे प्रोस्पेरो एंड मिरांडा वर सेट एड्रिफ्ट एट सी बट सर्वाइव्ड एंड रीच द आइलैंड। तो वो बताता है कि किस तरह से हम लोग कैसे यहाँ पर बचकर आए हैं। यानी एक्ट 1 में आपको ये दिखाई देता है कि जो तूफान है उसमें इन लोगों को मिरांडा देखती है, काफ़ी परेशान हो जाती है, उसके पिता डिस्क्लोज करते हैं कि परेशान मत हो, ये तूफान मैंने ही लाया है। तो वो कहती है तूफान आपने लाया है, ये लोग तो मर जाएंगे, पिताजी आप क्या कर रहे हैं। तो वो बताता है बेटा तुम इन्हें जो इतना सीधा समझ रही हो ये ऐसे नहीं है, ये मेरा भाई है, इसने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया था, मेरी नन्ही सी 3 साल की बच्ची के साथ मैं इस आइलैंड पर तुम्हें लेकर अपना जीवन काट रहा हूँ। तो ये ऐसे लोग हैं, पर घबराओ मत, मैं इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। और यहाँ पर जो प्रॉस्पेरो है वो क्या है, कंट्रोल्स एरियल, एरियल को कंट्रोल करता है, बताता है कि मैंने एरियल को कंट्रोल किया। हु कॉज्ड द स्टॉर्म, जो क्या है स्टॉर्म, क्योंकि ये क्या करता है, मैजिक, हवा, तूफान लाने का ये स्पिरिट है, तो ये ले आता है द डिफॉर्म्ड आइलैंड नेटिव कैलिवन हुज प्रॉस्पेरो हैज इंस्लेव्ड। अब यहाँ पर देखिए जो प्रॉस्पेरोस प्लान है इज टू पनिश हिज एनिमी। एक्चुअली ये हो क्यों रहा है, क्यों ये इस जहाज के साथ ऐसा कर रहा है, मैंने बताया था ना कि इसकी थीम रिवेंज भी है। तो यहाँ पर जो प्रॉस्पेरो है उसके मन में ये है कि मेरा जो भाई है और जो उसका साथ देने वाला है
फर्डिनेंड का फादर, तो मैं दोनों से क्या करूँगा, बदला लूँगा। किस तरह से इसने मुझे मेरी बेटी के साथ मरने के लिए छोड़ दिया था, तो मैं क्या करूँगा, इसका बदला लूँगा। तो ये अपने एनिमी और दुश्मनों को पनिश करने के लिए इस तरह का प्लान कर रहा है। रीस्टोर जस्टिस एंड सिक्योर मिरांडाज़ फ्यूचर, ठीक है? उसके बाद चीज़ें क्या हैं, धीरे-धीरे चेंज हो जाएगी। आप देखोगे कि वो करता है ये सारी चीज़ें, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में वो उन लोगों को माफ़ भी कर देता है, क्योंकि जो मिरांडा है वो किसको पसंद कर लेती है, फर्डिनेंड को पसंद कर लेती है। हालाँकि प्रॉस्पेरो उस चीज़ को हरी झंडी दे देता है, लेकिन प्रॉस्पेरो बोलता है कि बेटी पहले लेट मी चेक, मुझे देखने तो दो कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं है। क्या ये अपने पिता की तरह अकड़ू, दुष्ट, लालची ही तो नहीं है? ये तुम्हारे लिए सही है ना? तो इस तरह से करके उससे काफ़ी सारे काम करवाता है, उसका नेचर चेक करता है, तब फिर चीज़ें क्या है, सारी ठीक होती हैं। उसके बाद एक्ट 2 में चलते हैं। एक्ट 2 में क्या होता है, वॉन्डरिंग एंड विक्ड प्लॉट होते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, आप देखोगे कि वहाँ पर वो लोग जो है, ये जो शिपरेक हुई थी, वहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो सेफली आइलैंड पे आ तो गए हैं, लेकिन वो सेपरेट हो गए हैं। यानी जितने भी लोग थे, मान लो सपोज दैट 5-6 लोगों का ग्रुप था, तो सभी लोग एक साथ एक आइलैंड पे नहीं पहुंचे हुए हैं। तो जो शिपरेक हुई है, तो उससे क्या है, 2 लोग यहाँ, 4 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ, इस तरीके से क्या है, लोग इधर उधर जो है वो सेपरेट हो गए हैं। अब अलांसो जो है उसको क्या विश्वास हो जाता है, उसको लगता है कि मेरा जो बेटा फर्डिनेंड है उसकी डेथ हो गई है, एंड ओवरकम विद ग्रीफ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। और यहाँ पर जो गोंजालो है ट्राइज टू कंफर्ट हिम विद होप एंड विजडम, वो बोलता है कि परेशान मत होइए, हो सकता है आपका बेटा जिंदा हो, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। इस तरह की चीजें जो गोंजालो है वो उसको बोलता है। उसके बाद यहाँ पर जो एंटोनियो है वो क्या है, एंटोनियो टेम्प्ट्स सेबेस्टियन। एंटोनियो जो है वो क्या करता है, एंटोनियो याद है ना, एंटोनियो कौन था, प्रॉस्पेरो का भाई था। ये क्या है, सेबेस्टियन को क्या करता है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। और यानी खुद तो इसने अपने भाई प्रॉस्पेरो को धोखा दिया ही है, ये दूसरे को भी भड़का रहा है। यानी जो अलांजो का भाई है छोटा सेबेस्टियन, ये इसको भी भड़का रहा है कि तो मेरे साथ मिल जाओ, और मिलकर क्या करो, सेबेस्टियन अपने भाई को, अपने जो तुम्हारा जो बड़ा भाई अलांजो है उसको तो मार डालो। अगर तुम उसको मार दोगे तो जो नेपल्स का थ्रोन है, जो राज्य है, वो क्या है, तुमको मिल जाएगा। ठीक इस तरह की चीजें करता है। और तभी क्या होता है कि ये सो रहा होता है, अलांजो सो रहा होता है, और ये दोनों मर्डर की साजिश कर रहे होते हैं। तभी क्या है, आकर जो फेरी है वो क्या करती है, उसके कान में आकर के एरियल जो है वो फुसफुसाता है, बोलता है, ये जग जाता है। और उसके बाद ये क्या बोलेगा, सेबेस्टियन ये बोलता है कि जंगल में जानवरों का खतरा है, इसीलिए भाई हम आपको जगाने के लिए आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद एज दे ड्रू देयर स्वॉर्ड, जैसे ही वो अपना स्वॉर्ड निकालते हैं मारने के लिए, एरियल जो है वो क्या करता है, ये जो स्लीपिंग मैन है उसे क्या है, प्लॉट्स फेल, वही जैसे मैं बता रही थी कि वो क्या करता है, उसको जगा देता है, और इन लोगों की जो प्लॉटिंग है मारने की, वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा कॉमिक सब प्लाट, यानी यहाँ पर जो कैलिबन है वो किससे मिलता है, स्टेफनो से मिलता है, जो कि कौन है, ड्रंकन बटलर है। स्टेफनो के बारे में मैंने अभी बताया था ना कि मिलकर कैसे सब अपना वो करेंगे। एंड ट्रिंकिलो जो कि क्या है, जेस्चर है, ये क्या है, मिलते हैं। अब यहाँ पर जो कैलिबन है वो मिस्टेक से स्टेफनो फॉर अ गुड बिकॉज ऑफ वाइन, ठीक, ये सारी चीजें इन लोगों के बीच में होती हैं। The three from a foolish conspiracy to kill Prospero and make Stefano king of Island, यानी यहाँ पर ये लोग अपनी बातें करते हैं, कुछ इन लोगों का चलता है। आप इनकी इंपॉर्टेंट लाइंस भी देखोगे, यानी कि ये जो स्टेफनो है यहाँ पर कुछ चीज़ें बोलेगा कि किस तरह से मुझे तुम्हें मिल जाना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक, कैलिबन से बोलता है, कैलिबन से बोलता है कि तुमको मैं प्रॉस्पेरो से मुक्त करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके उसके लिए मेरे साथ मिलकर प्रॉस्पेरो को मारना पड़ेगा, तो फिर तुम्हें क्या है, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो कैलिबन है वो ये नहीं समझ पाता कि मैं प्रॉस्पेरो से तो मुक्ति ले सकता हूँ, मान लो मैं इसको मार दिया तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन स्टेफनो मुझे अपना गुलाम बना लेगा, यानी मुझे गुलाम तो बनकर ही रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, घटित होती हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं एक्ट 1 हमने देखा, एक्ट 2 देखा, अब हम आते हैं एक्ट 3 पे। ठीक है, एक्ट 3 में क्या है, आपका लव दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्डिनेंड है उसको मिरांडा देख लेती है। तो यहाँ पर देखिए, सेपरेट फ्रॉम अदर्स एंड मीट्स मिरांडा, ये क्या करता है कि मिरांडा जो है फर्डिनेंड को देखती है, और जैसे ही देखती है तुरंत ही क्या है, प्यार में पड़ जाती है, फॉल्स इन लव। एंड प्रॉस्पेरो जो है वो सीक्रेटली क्या करता है, अप्रूव कर देता है, बोलता है ठीक है बेटी, मुझे तुम्हारा ये प्यार पसंद है, लेकिन बट प्रिटेंड टू अपोज द मैच, लेकिन वो बोलता है कि पहले मुझे देखने तो दो, ये तुम्हारे लायक है भी या नहीं भी है। उसके बाद क्या करता है, ही फोर्सेस फर्डिनेंड टू कैरी हैवी लॉज ऑफ टेस्ट द सिंसियरिटी ऑफ हिज लव, वो उसकी सिंसियरिटी यानी उसके प्यार की सिंसियरिटी को लेकर के वो कितना ज्यादा गंभीर है मेरी बेटी को लेकर, सच में शादी करेगा, सच में प्यार करता भी है या नहीं, इन चीजों को जज करने के लिए वो बोलता है स्पैरो कि मेरा जो नौकर है वो अभी यहाँ पर नहीं है, तो तुम जाओ, लकड़ियां जो है, तूफान आया था तो लकड़ियां इजीली मिल जाएंगी इस आइलैंड पे, तो तुम जाओ लकड़ियां जो है वो बिनकर ले आओ, मोटी मोटी लकड़ियां ले आता है। वो सोचता है अगर ये अपने पिता की तरह घमंडी होगा, वैसा ही होगा अपने बाप की तरह, तो ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा, यानी अलांजो की तरह ये होगा तो ये कभी भी इन सारे काम को नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो फर्डिनेंड जो है वो बहुत ही अच्छे दिल का होता है, बहुत ही नेक इंसान होता है, वो क्या करता है, खुशी खुशी उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, और क्या करता है, वो मिरांडा को पाने के लिए सारे काम करता है, जितने टास्क प्रॉस्पेरो देता है सब कुछ वो क्या करता है, पूरा करता है कि मुझे जो है मिरांडा मिल जाए। एट द सेम टाइम जो कैलिबन है
अर्ज स्टेफेनो एंड ट्रिंकुलो टू किल प्रोस्पेरो। जैसे कि मैंने बताया था कि वो बोलता है कि प्रोस्पेरो को मार दो व्हाइल ही इज अस्लीप एंड सीज हिज मैजिक बुक। क्या है, तो वो लोग मतलब ये तीनों लोग यही प्लॉटिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो कैलिबन है वो बोलता है इससे कि अगर तुम प्रोस्पेरो को मार दोगे तो क्या है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यहाँ पर इन लोग प्रोस्पेरो को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ ये हो पाएगा। एरियल सीक्रेटली जो है वो लिसन करता है टू देम एंड रिपोर्ट्स देयर प्लान टू प्रोस्पेरो। एरियल जो है वो सारी चीजें सुनता है, क्योंकि एरियल क्या है, इसका वफादार है, वो मुक्त नहीं होना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जाता है प्रोस्पेरो को सारी चीज़ें बता देता है कि आपके खिलाफ जो है कैलिबन, स्टेफनो और ट्रिंकुलो जो है वो मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपको मारने की साजिश रच रहे हैं। यहाँ पर जो फोर्थ एक्ट है, इसमें जो मास्क है वो परफॉर्म होता है, एंड जो प्रोस्पेरो है उसका जो गुस्सा है वो दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो प्रोस्पेरो है फाइनली प्रूव द मैरिज बिटवीन फर्डिनेंड एंड मिरांडा। इसी बीच में ना आप देखोगे जो माफी माफी वाली भी सीन होती है वो सबके होती है, यानी जो प्रोस्पेरो है उसका भाई जो है वो माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पर वो इतना गद्दार होता है कि वो ये बातें बोलता है, डायरेक्टली अपनी गलती दिखाने की जगह वो ये कहता है कि किस्मत में तो जो लिखा होता है उसी के अनुसार भगवान नियति तय करता है, भगवान वैसे ही काम करवाता है, यानी मैंने ये किया इसका मतलब आपकी नियति में ये चीज़ें लिखी हुई थी, इस तरह की बातें करता है। यानी अल्टीमेटली वो अपना कमी नहीं मानता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, चीज़ें जो है वो यूनाइट हो जाती हैं। इधर जो सेबेस्ट्रियन रहता है और अलांजो रहता है, ये सब मिलकर अलांजो भी माफ़ी मांगता है, क्योंकि अलांजो भी उसी षड्यंत्र में शामिल था प्रोस्पेरो को भेजने में। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर होती हैं। उसके बाद क्या है, जो प्रोस्पेरो है वो बोलता है कि मेरी जो बेटी है मिरांडा, वो आपके बेटे फर्डिनेंड को पसंद करती है, और मेरी तरफ से तो ये शादी अप्रूव है अलांजो, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो। अलांजो बोलता है बिल्कुल मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है, और अगर वो आपकी बेटी है तो ये तो मेरा भाग्य होगा, सौभाग्य होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। टू सेलिब्रेट ही प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल मास्क। क्या है, उसके बाद जब इनकी शादी हो रही होती है तो इसे इनकी शादी को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्या है, एक मास्क परफॉर्म किया जाता है। और मास्क में मैंने बताया था कौन कौन होता है, आइरिस, सिरिस और जूनो होते हैं, जो कि क्या करते हैं, मास्क को परफॉर्म करते हैं बाय द स्पिरिट्स रिप्रेजेंटिंग क्लासिकल गॉड्स। ठीक है, उन चीज़ों को दिखाया जाता है। एंड यहाँ पर जो मास है वो सिंबलाइज करता है हार्मनी को, फर्टिलिटी को एंड पीस को, कि चीज़ें क्या है, ठीक हो गई हैं, रिकनसाइल हो गई हैं, बेहतर हो गई हैं चीज़ें अब। ठीक है, लेकिन सडनली क्या है, प्रोस्पेरो जो है उसको जो कैलिबन का प्लॉटिंग प्लॉटिंग थी कि वो उसको प्लानिंग प्लॉटिंग थी कि उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था, वो सब कुछ क्या है याद आ जाता है। तभी वो क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भर जाता है। एंड ही एब्रप्टली एंड्स द मास्क। वो क्या है, मास्क को बिल्कुल अचानक से क्या करता है, खत्म कर देता है। एरियल जो है देन लीड्स स्टेफनो, ट्रिंकुलो एंड कैलिबन थ्रू इल्यूजन्स एंड कंफ्यूज देम। जाता है और उनको क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है, एंड प्रिपेयर देम फॉर पनिशमेंट। और उनके लिए जो पनिशमेंट है वो प्रिपेयर करता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो प्रोस्पेरो, आप देखो स्टार्टिंग में उसने जो भी उनके साथ किया गया था, उन लोगों के साथ भी क्या करता है, क्या कहते हैं कि बदला लेता है तूफान ले आकर। और इधर जो ये इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, इसको भी वो नहीं छोड़ता है। यानी वो माफ तो बाद में करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो है वो मजा भी चखाता है लोगों को। यहाँ पर फॉरगिवनेस की थीम दिखाई देती है। बाकी जो बच्चे हैं लास्ट में क्या करते हैं, सभी लोग माफी वाफी मांगते हैं, यानी जो प्रोस्पेरो है वो डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, फॉरगिवनेस इज ग्रेटर देन रिवेंज। यानी उसको लगता है कि इसकी जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन, ये बहुत ही फेमस लाइन है, ये आपको वहाँ कोर्ट में भी मिलेगी, तो मैं आपको समझाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पर ये है, वो बोलता है जो फॉरगिवनेस है, यानी कि जो ये माफ़ी का गुण होता है ना, ये रिवेंज लेने से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि आपका रिवेंज लेना जो है वो तो बहुत ही छोटे दिल का आदमी करता है, क्योंकि थोड़ा भी उसके पास दिमाग होगा तो वो क्या करेगा, वो रिवेंज लेगा, बदला लेना चाहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास दिल जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, दिमाग अच्छा होता है, वही व्यक्ति क्या है, माफ़ कर पाता है। बाकी माफ़ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ज़्यादातर 100 में आप देखोगे 80% 85% लोग इस बात में प्रेफर करेंगे कि हम तो बदला लेंगे, रिवेंज की तरफ जाते हैं। लेकिन महज 15% ऐसे लोग होते हैं जो क्या है, लोगों को फॉरगिव करने में, माफ करने में जो है वो विश्वास रखते हैं। तो वही वो बताता है कि जो माफ करना है वो क्या है, बड़े लोगों का काम है, बड़े दिल वाले लोगों का काम है। उसके बाद ही कन्फ्रंट्स अलांजो, एंटोनियो एंड सेबेस्टिनो, रिवील्स हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड फॉरगिव देम। सारी चीज़ों के बारे में उनको बताता है। उसके बाद क्या करता है, इनको माफ़ कर देता है। एंड अलांजो जो है रिपीट्स डीपली कि वो क्या है, वो जो है मिलकर फर्डिनेंड से मिलकर अपने बेटे को फिर से देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश है, जिसे कि वो डेड समझ रहा था। वो सोच रहा था कि मेरा बेटा तो मर गया है, लेकिन उसको जिंदा देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसन्न हूँ मैं कि मैं अपने बेटे से मिल पाया हूँ। और यहाँ पर जो प्रोस्पेरो है रीगेन्स हिज ड्यूकडम, वो क्या है, फिर से उसको उसका भाई माफ़ी वाफ़ी मांग लेता है, और ये क्या करता है, इसको इसका जो ड्यूकडम है वो फिर से मिल जाता है। एंड प्लान्स टू रिटर्न इटली, वो वापस जाने के लिए ये सब तैयार हो जाते हैं। एंड ही फॉरगिव्स कैलिबन, वो कैलिबन को माफी दे देता है और उसको क्या है, रिलीज कर देता है उसकी गलतियों से। प्रोस्पेरो जो है वो एरियल को भी फ्री कर देता है एंड रेनाउंस हिज मैजिक एंड चूजिंग अ ह्यूमन लाइफ ओवर स्पिरिचुअल पावर। ठीक है, लास्ट में आप देखोगे कि जो प्ले एंड जब होता है तो प्रोस्पेरो अपनी जो जादू की चीजें हैं, जो छड़ी है, जो बुक है, वो सब क्या है, तोड़कर फेंक देता है। यानी यहाँ पर वो दिखाता है कि ये चीजें क्या है, खत्म हो रही हैं। ठीक है, द प्ले एंड्स विथ पीस, रिकंसिलेशन एंड होप फॉर फ्यूचर। दिखाता है कि फ्यूचर क्या है, अब अच्छा होगा, क्योंकि इधर जो दोनों भाई हैं, इधर जो दोनों
दोनों भाई हैं वो यूनाइट हो गए हैं, मिरांडा एंड फर्डिनेंड की शादी हो गई है, मास्क परफॉर्म हो गया है, आइरिस सिरस जूनियर ने परफॉर्म कर दिया है। ठीक, तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जिस जिस भी प्ले में है, एपिलॉग है, कॉरस है, प्रोलॉग है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो बोल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी हाईलाइट कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि जो हमारे उत्सव थे, यानी ये जो प्ले हो रहा है, प्ले की एंडिंग की लाइन है, प्रॉस्पेरो बोलता है कि हमारे जो उत्सव थे वो क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और हमारे ये जो कलाकार हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, ठीक, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये सारे एक्टर्स क्या हैं, स्पिरिट हैं, ऑल स्पिरिट, सबके सब क्या हैं, आत्माएं हैं। और ये हवा में क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। ये सभी जो है वो हवा में, पतली सी हवा में, एयर में ये विलीन होती चली जा रही हैं। और इस बेसलेस फैब्रिक ऑफ दिस विजन, यानी और इस कल्पना के आधारहीन ताने बाने की तरह बादलों के ढके हुए मीनार, जैसे यहाँ पर वो बता रहा है कि हमारी जो लाइफ है ना, वो सच में अगर देखा जाए तो हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल कैसे, जैसे ये जो चीज़ें होती हैं मिट्टी की तरह। आप देखो बादल में बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद बादल इधर उधर होता है, वो आकृतियां क्या होती हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। जैसे आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, लेकिन जैसे ही आपकी पलकें खुलती हैं, सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल गायब हो जाती हैं। तो वही वो बता रहा है कि यानी कल्पना के आधार पर, ये जो कल्पना के आधारहीन ये जो ताने बाने हैं, ये बादलों से ढके मीनार, भव्य महल, सोलमन टेम्पल्स यानी मंदिर, और ये जो ग्रेटेस्ट ग्लोब इटसेल्फ, ये हाँ, ये सब पृथ्वी पर वो सब क्या है, इसी में समाहित हो जाएंगे, इसी में डिसॉल्व हो जाएंगे, इसी में नष्ट हो जाएंगे। कैसे, जैसे सपने होते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे आपको पूरा, जब ये पूरा पढ़ोगे आप तो समझ में आएगा। ठीक है, परेशान मत हो, पूरा समझा रही हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद क्या है, वो बोलते हैं कि ये जो सारहीन तमाशे की तरह ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल पीछे कोई निशान नहीं छूटेगा। जैसे जब क्या कहते हैं, आसमान में चीज़ें हम देखते हैं, बादल से बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, तो जब वो चीज़ें स्कैटर्ड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, इधर उधर बिखर जाती है, तो उसके बाद क्या उनके कोई निशान रह जाते हैं पीछे से? नहीं, कोई निशान नहीं रह जाते। बहुत होता है तो बादलों की वाइट सी एक लाइन, एक श्रृंखला केवल जो है वो दिखाई देती है। तो वही वो कह रहा है कि वी आर सच स्टफ्स, आर ड्रीम्स आर मेड ऑन, एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, यानी हम सभी क्या हैं, हम सब उन चीज़ों से बने हैं जिनसे सपने बनते हैं। यानी जैसे कि हमारे सपने होते हैं, जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं वो आते हैं, और पलके खोलते ही सपने चले जाते हैं। उसी तरह से हमारा ये जो पूरा शरीर है, हम जो पूरे बने हुए हैं, उसी तरह के पदार्थ से बने हुए हैं। यानी हमारा भी डिजॉल्व होना, हमारा भी खत्म होना निहित है, निश्चित है। आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विथ स्लीप, और हमारा ये जो छोटा सा जीवन है ना, वो नींद से भरा हुआ है। ठीक, ये चीज़ वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, प्रॉस्पेरो बोल रहा है। इससे, फर्डिनेंड से। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मिरांडा। एक्ट आपकी, आप देख लो आपका। उसके बाद ये चीज़ बस यही वो बता रहा है कि चीज़ें क्या है, कितनी अस्तित्व विहीन है। यानी आप इन चीज़ों के पीछे हमेशा भागते रहते हो, घर है, राज्य है, साम्राज्य है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ें कैसी हैं, बहुत ही अस्थिर है। जैसे नींद होते हैं, जैसे सपने होते हैं, जैसे बादलों में बनाए गए बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं, क्या उनका रियल में कोई अस्तित्व होता है? नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह इन चीज़ों का भी कोई भी अस्तित्व नहीं है। हमारी जो पूरी लाइफ है वो क्या है, वो बिल्कुल एकदम नींद से घिरी हुई, हमारा जो जीवन है वो नींद से घिरा हुआ है, और हम सब जैसे सपने बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बने हुए हैं। यानी पलके खुलते ही गायब, यानी कि एक ना एक दिन क्या है, सब खत्म हो जाना है। ये आपका एक्ट 4 सीन 1 की लाइन है। ठीक है, एक्ट 4 सीन 1 से ये जो लाइन है ये ली गई है। ये क्या है, इसको कट करवा। तो एक्ट 4 सीन 1 की लाइन है ये। ठीक, कौन बोलता है, प्रॉस्पेरो बोलता है। आगे ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हैं मतलब आगे चलते हैं। आई हैव डन नथिंग बट इन care of thee, O thee, my dear one, thee, my daughter one, art ignorant of what thou art, not knowing of whereas I am, nor than I am more better than Prospero, master of full poor cell, and thy no greater father। अब यहाँ पर वो क्या बोलता है, यानी कि मैंने तुम्हारी केयर के अलावा कुछ भी नहीं किया है, यानी मैंने तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं किया है। हे मेरी प्यारी पुत्री, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी देखभाल ही मेरा क्या है, विशेष योगदान रहा है, मेरी विशेष केयर रही है। मैंने सिर्फ और क्या किया है, तुम्हारी केयर ही किया है, क्योंकि मैं तुम जब 3 साल की थी तब तुम्हें मैं यहाँ बचा कर लेकर इस आइलैंड पे आया था, तब तक मैंने क्या किया है, ये सब कुछ किया है। बाकी तुम अपने आप से अनभिज्ञ हो, तुम कुछ भी नहीं जानती हो, मैं कहाँ से आया हूँ, और ना ही मैं प्रॉस्पेरो से बेहतर हूँ, और एक मतलब तंग कोठरी का स्वामी हूँ, और तुम्हारा कोई बड़ा पिता नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो क्या करता है, बोलता है। वेयर आई एम,
ठीक, यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे, यानी वो ये बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी क्या है, परवरिश की है, तुम्हारी देखभाल की है। इन चीज़ों को बोलता है, कौन बोलता है? प्रॉस्पेरो बोलता है मिरांडा से, क्योंकि मिरांडा को नहीं पता है ना ये सारी कहानी कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे हम आए थे, कैसे मेरे पिता मुझे बचा कर ले आए, 3 साल से मैं कैसे यहाँ इस आइलैंड पे हूँ। उसे तो लगता है कि ये सब कुछ क्या हो गया, जब वो शिपरैक देखती है, तो यहाँ पर जब उसके पिता उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बताते हैं, सारी कहानी को डिस्क्लोज़ करते हैं, तब इसको पता चलता है। अब ये जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, किसने किससे कहा, इसको एक बार थोड़ा-सा देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं पर 2-3 जगह जो है वो एरर हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो फॉर्मेट है जिस पे ये बना हुआ है, इसमें एडिटिंग का प्रोसेस नहीं है। इस वजह से मैं उसको यहीं पर करेक्ट करूँगी, ठीक है? लेकिन अगर एक आध छूट जाता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या एक दूसरे को करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? वैसे मैं कोशिश करूँगी कि एक भी मिस्टेक ना जाए, ठीक है? यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माय प्रॉफिट ऑन टू इज़ I know how to curse. The red flag read you for लर्निंग मी योर लैंग्वेज। अब यहाँ पर वो वही बात है, जैसे मैंने कहा था, जो कॉलोनाइजर्स आते हैं वो क्या करते हैं, अपनी भाषा सिखाते हैं, ताकि जब तक हम उनकी भाषा सीखेंगे नहीं तो हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जब हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो वो हमसे चीज़ें कैसे हमारे बारे में जान पाएंगे, और जान नहीं पाएंगे तो रूल नहीं कर पाएंगे। उसी तरह ये जो प्रॉस्पेरो है वो क्या करता है, वो कैलिबन को जो है वो सारी बातें सिखाता है, सारी अपनी लैंग्वेज सिखाता है, पहले उसको मास्टर बोलना सिखाता है, ये सब कुछ सिखाता है। फिर ये जो लाइन है ये कैलिबन बोलता है, कैलिबन बोलता है यू टॉट मी लैंग्वेज, तुमने मुझे क्या किया है, तुमने मुझे भाषा सिखाई है, तुमने लैंग्वेज सिखाई है, और इसका मुझे ये लाभ हुआ है कि मैं गाली देना जानता हूँ, यानी मैं तुम्हें कर्स कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अभिशाप कर सकता हूँ। यानी तुमने मुझे लैंग्वेज सिखाई भले है, तुमने मुझे बोलना भले सिखाया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, तुम्हें ही कर्स करता हूँ, तुम्हें ही मैं क्या करता हूँ, गाली देता हूँ। और क्या बोलता है कि लाल महामारी तुम्हें भगा दे, मुझे अपनी भाषा सिखाने के लिए। वो बोलता है मुझे जो जो तुमने मुझे अपनी भाषा सिखाई है उसके लिए, जो रेड फ्लैग है, रिड यू, वो तुम्हें भगा दे, ये चीज़ के बारे में बोलता है। यानी यहाँ पर जो कैलिबन है वो उसको कर्स करता है, उसको गाली भी देता है, क्योंकि कैलिबन को ये अपने अंडर में रख रखा है और ये बहुत जल्दी छूटना चाहता है। वो बहुत सारे काम इसीलिए करता ही है। वो बोलता है अगर मैं ये कर दूंगा तो आप मुझे फ्री कर दोगे। प्रोस्पेरो बोलता है हाँ ठीक है, ये काम कर दो, फिर मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, फिर दूसरा काम करने आता है। ऐसे ही होता है, मतलब वो फ्री होना चाहता है बार बार, और इसी वजह से क्या है, वो इस तरह की चीज़ें करता है। अब आगे देखिए, ये उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? हमें एक्सप्लेनेशन से मतलब नहीं है, मैंने लिख दिया, जिन बच्चों को देखना होगा देख लेंगे, बट अदरवाइज़ हम इसको खुद ही एक्सप्लेन करेंगे। Why Shakespeare's my father so urgently? This is the third man that ever I saw. The first that ever I singled for pity move my father to be inclined my way. यहाँ पर जो मिरांडा है वो क्या बोलती है, वो बोलती है, क्या बोलती है कि ये मतलब तीसरा ऐसा व्यक्ति है। एक तो उसने क्या है, अपने फादर को देखा है यहाँ पर इस आइलैंड पर, दूसरा वो कैलिबन को देखती है, तीसरा उसने कोई इंसान, कोई मनुष्य देखा ही नहीं है, तो वो फर्डिनेंड को देखती है, और फर्डिनेंड को देखने के बाद ये बातें बोलती है। क्या बोलती है मिरांडा? वो बोलती है कि ये जो मतलब ये जो बंदा दिखाई दे रहा है, ये मेरी ज़िंदगी का क्या है, तीसरा ऐसा व्यक्ति है। यानी वो बोलती है मेरे पिता इतनी कठोरता से क्यों बोल रहे हैं, उसके पिता उसको सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, तब वो कहते हैं मेरे पिता इतने कठोरता से क्यों बोल रहे हैं, ये तीसरा आदमी है जिसे मैंने कभी देखा है। यानी मैंने अभी तक सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 3 मर्द देखे हैं, और ये पहला आदमी है जिसके लिए मैंने साइन फॉर, यानी मैंने आहें भरी है, ठीक है? हे मेरे पिता, दया करो और मेरी ओर झुक जाओ, ठीक है? ये कौन बोलता है? मिरांडा बोलती है, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि मिरांडा जो है वो जैसे ही फर्डिनेंड को देखती है, वो क्या करती है, उसका जो टोन है वो सब कुछ चेंज हो जाता है, वो उसको लव एट फर्स्ट साइट करने लगती है, उसको पहली नज़र में ही वो क्या हो जाता है, पसंद आ जाता है। उसके बाद देखिए, देयर बी सम स्पोर्ट्स आर पेनफुल एंड देयर लेबर डिलाइट in them, sets of some kind of baseness are nobly undergone, and most poor masters point to rich end. This is my mean task would be as heavy to me. और यहाँ पर क्या है, एक्चुअली बस आपको इतना समझना है कि वो क्या बोलता है कि ये जो लाइन है, देयर सम स्पोर्ट्स, ये लाइन जो है वो किसके द्वारा कही गई है, ये फर्डिनेंड के द्वारा बोली गई है। यानी कि क्या है, वो बोलता है कि कुछ खेल ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, देखने में तो खतरनाक होते हैं। यानी आपको जो चीज़ खतरनाक लगती है, जरूरी नहीं कि वो चीज़ कैसी आपको मतलब कि वो मतलब खतरा वाली हो, वो एक्चुअली वो थोड़ी पेनफुल हो सकती है, वो आपको कष्ट देती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, वो आपके श्रम को साधने वाली होती है। वो अगर आप उस खेल को खेल ले गए तो वो आपको क्या है, लास्ट में चलकर खुशी देती है, आनंद उससे उत्पन्न होता है, और कुछ प्रकार की नीचता सभी कार्य गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न होते हैं, और तुच्छ बातों की समृद्ध उद्देश्यों की ओर ले जाती है। यानी मेरा ये तुच्छ जो कार्य है, यानी जो मैं ये लकड़ियां ढो रहा हूँ, जो मैं उनकी बातें मान रहा हूँ, ये जो तुच्छ कार्य है ना, ये उतना ही बोझिल और घृणित होता है
पर जिस स्वामिनी की मैं सेवा करता हूँ, वो निर्जीवों को भी जीवन प्रदान करती है। यानी ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? ये मैं मिरांडा को पाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसके फ़ादर जो भी काम बोल रहे हैं, वो सब कुछ क्या है, मैं कर रहा हूँ। ये कार्य भले ही घृणित हो सकता है, ठीक? ये मेरा काम जो है वो भले ही घृणित हो सकता है, लेकिन इसका जो फल है, वो कैसा है? बहुत ही मीठा है, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा? मुझे मिरांडा मिल जाएगी एंड मेक्स माय लिवर प्लीज़र। तो वो वही कह रहा है कि जो खेल खतरनाक दिखते हैं, जिन्हें लगता है कि ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, वो क्या है, वो आगे चलकर आपको क्या है, एंजॉय देती है, खुशी देती है, अगर आपने उसको पार कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो किसका है? ये जो है वो एरियल है, सेज टू प्रोस्पेरो दैट फर्डिनेंड क्राइड। यहाँ पर वो बताता है कि हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। कौन बोलता है? ठीक, एरियल बोलता है। किससे बोलता है? प्रोस्पेरो से बोलता है। ठीक है, कि जो फर्डिनेंड है वो क्या कर रहा है, रो रहा है, इस तरह की चीज़ें वो बताता है। ये कब होता है? एक्ट सीन T2 में होता है। तो हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर, इंपॉर्टेंट कोट है, इसके द्वारा बोली गई है, एरियल के द्वारा बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। Oh, wonder how many goodly creatures are there here, how beauteous mankind is। ये वही बोलती है, ओ वॉन्डर, कितना आश्चर्य की बात है कि हाउ गुडली क्रिएचर्स आर देयर, यहाँ पर कितने अच्छे क्रिएचर्स हैं। ये जो मैनकाइंड है वो कितने जो हैं वो ब्यूटियस हैं, कितने सुंदर हैं। ओ ब्रेव न्यू वर्ड दैट हैज़ सच पीपल इन इट। यानी कि इसमें, इस संसार में क्या है, कितने अच्छे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, रह रहे हैं। तो ये क्या है, हे बहादुर नई दुनिया, उसमें ऐसे लोग नहीं हैं, यानी जहाँ वो रह रही है। बाकी ठीक है, कौन बोलती है? मिरांडा बोलती है ये लाइन। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। एक्ट एंड सीन प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये जो स्टेटमेंट है, ये अगर आप देखो तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये जो फुल फैदम 5 है, ये एक सॉन्ग है। किसका है? एरियल का सॉन्ग है। यानी यहाँ पर पहले तो फुल फैदम 5 जो है, ये जो फुल फैदम 5 है ना, ये एक फ्रेज है। क्या है? ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग आपका होता है in a depth of 30 feet of वाटर। इसका मतलब होता है, फुल फैदम 5 का मतलब होता है, ये एक फेज है। ठीक है, इसका मीनिंग आप याद रखिए। तो वही बोलता है कि जो पिता हैं वो क्या है, वो पानी की गहराइयों में 30 फीट नीचे क्या है, नीचे जो है वो चले गए हैं, यानी सो रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है, और उनकी जो हड्डियां हैं, हिज बोन्स आर कोरल मेड, अब उनकी हड्डियां क्या हो गई हैं, कोरल बन गई हैं। ठीक है, उनकी हड्डियों से जो है वो मूंगा बन गया है, कोरल बन गया है, और उनकी जो आईज हैं वो क्या हो गई हैं, वो पर्ल थी, मोती बन गई हैं। ठीक है, पर्ल बन गई हैं। सीन बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्ट और सीन से जो है वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते नहीं है ज़्यादा। ठीक है, रेयरली पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिजरी एक्वेंटेंस अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताता है कि जो मिजरीज होते हैं ना, जो दुख होते हैं, या आपकी ज़िंदगी में अगर दुख आए हैं, तो वो दुख क्या है, इंसानों को अजीबो गरीब साथियों से परिचित कराते हैं। यानी दुख जो है वो मनुष्यों को अजीबो गरीब साथियों से क्या करती है, मिलवाती है। ये कौन बोलता है? जो ट्रैंकिलो है ये बोलता है। ठीक है, ट्रैंकिलो बोलता है एक्ट 2 सीन 2 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओ आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफर। अब यहाँ पर जो मिरांडा है वो बोलती है, उसकी जो क्यूटनेस है, उसका जो डिवाइन हर्ट है, ये वो क्वालिटी यहाँ पर पता चल रही है। वो बोलती है कि ओ आई हैव सफर्ड विद दोज दैट आई सॉ सफ़र। यानी अगर मैं किसी को दुखी देखती हूँ कि कोई सफ़र में है, कोई दुख में है, पीड़ा में है, तो उसको देखकर ना मुझे भी क्या है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। अगर मैं किसी को कष्ट सहते देखती हूँ, तो मुझे भी उसका कष्ट देखकर क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा जो है वो होती है। ठीक है, तो इसमें इसमें ये पता चलता है कि मिरांडा जो है वो दिल से जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये यहाँ पर गड़बड़ है, आप इसको काटिए। ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है? कैलिबन का है। नहीं नहीं नहीं, कैलिबन का नहीं है। ठीक है, ये मिरांडा का ही है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। कैसे ये मिरांडा का स्टेटमेंट है। तो ये मिरांडा का स्टेटमेंट ऐसे है कि जब उसका पापा होता है ना, जब उसका पापा अपनी कहानी सुना रहा होता है, प्रॉस्पेरो जब अपनी बेटी मिरांडा को कहानी सुना रहा होता है कि हम कैसे-कैसे यहाँ पर आए हैं, मैंने तुम्हें कैसे पाला है, कैसे मैं तुम्हें 3 साल से लेकर यहाँ आया हूँ, तुम्हें पालने के सिवाय मैंने कोई काम नहीं किया, मेरे भाई ने मेरे साथ कैसे-कैसे षड्यंत्र किया, मैं एक राजा था। मतलब ये जो पूरी कहानी वो बता रहा होता है ना, तो बार-बार उससे पूछता है, "बेटी तुम सो तो नहीं रही हो? मेरी बातें ध्यान से सुन रही हो ना? बेटी तुम सो तो नहीं रही हो? मेरी बातें सुन रही हो ना?" तो वो क्या करती है, वो बोलती है इस बात को, वो इस बात को बोलती है कि योर टेल सर वुड
क्योर डीपनेस, यानी आपकी जो बातें हैं ना, आप जो मतलब वो ज़ाहिर करती है कि हाँ, हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। यानी आपकी जो कहानियाँ हैं महोदय, वो बहरेपन का इलाज कर देंगी। यानी कोई बहरा व्यक्ति होगा, वो भी सुन लेगा, तो फिर मैं तो सुनने वाली इंसान हूँ, मैं तो सुन रही हूँ। जी हाँ, मैं आपकी सारी कहानियों को, सारी बातों को सुन रही हूँ। तो ये जो मिरांडा है, वो अपने पापा प्रॉस्पेरो से ये बातें बोलती है, ठीक है? एक्ट 1 सीन 2 में, तो वो कहानी बता रहा होता है, तब की बात है। नेक्स्ट जो है, ओहो ओहो वुडंट हैव बीन डन, thou didst prevent me, I had peopled else the isles with Calibans, ठीक। अब ये जो लाइन है, ये कैलिबन की लाइन है। अब इसमें आइए देखते हैं कि क्या है। एक्ट 1 सीन 2 की ये लाइन है। इसमें बोलता है कि ओहो ओहो काश ऐसा होता, मतलब काश ऐसा हो पाता कि तुमने मुझे तुमने रोक दिया मुझे, नहीं तो ये जो द्वीप है वो कैलिबन से मैं भर देता। अब ये इसके पीछे मैं आपको रेफरेंस बताऊंगी। अगर आप रेफरेंस नहीं समझोगे तो चीज़ें आपको कहाँ से समझ में आएंगी, फिर आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? तो रेफरेंस समझ लोगे तो कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है, आप देखो इस आइलैंड पे 3 ही लोग होते हैं बेसिकली जो इस तरह के होते हैं। तो कौन होता है? प्रॉस्पेरो होता है, ठीक है? कैलिबन होता है, उसकी बेटी मिरांडा होती है। अब यहाँ पर जो कैलिबन है वो उसका दास होता है, उसके लिए सारा काम कर रहा होता है। लेकिन जो कैलिबन है ये क्या करता है, ये मिरांडा को पाने की कोशिश करता है। वो 2 बार 3 बार वो क्या करता है, उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट भी करता है। वो सोचता है कि मैं इसे पालूं, लेकिन जो मिरांडा है और ये जो इसका फादर है, ये इसको कैसे दास के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि ये कोलोनाइज्ड पीपल है, ये कोलोनाइजर है। तो ये कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि इसकी शादी इससे हो सकती है? तो ये क्या करता है, ये वही रेप अटेम्प्ट करता है। वही वो कहता है कि तुमने अगर मुझे रोका ना होता, अगर तुमने मुझे प्रिवेंट ना किया होता, तो ये जो पूरा का पूरा आइलैंड है ना, ये कैलिबन से और ज़्यादा कैलिबन से भर जाता। यानी मेरे पुत्रों से, मेरे बच्चों से ये जो पूरा कैलिबन है, ये जो पूरा आइलैंड है, वो क्या हो जाता, भर जाता, ठीक है? तो ये कैलिबन बोलता है, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है? और ये 2 चीज़ आपने चेक कर लेनी है, क्रॉस चेक कर लेना है। आगे चलिए। दे आर बोथ इन ईदर्स पावर बट दिस स्विफ्ट बिजनेस आई मस्ट अनईजी मेक लेस्ट टू लाइट विनिंग मेक द बिज लाइट। अब ये जो है, ये कौन बोलता है, ये प्रोस्पेरो बोलता है। अब इसमें क्या है, वो बोलता है कि वे दोनों किसी एक शक्ति के हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, वो बोल रहा है कि जो भी है, मतलब दोनों के दोनों ही जो है वो किसी ना किसी शक्ति के अधिकार में है। लेकिन मुझे इस त्वरित कार्य को थोड़ा मुश्किल बढ़ाना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आसान जीत से इनाम भी आसान हो जाए। समझ रहे हैं आप? मतलब क्या है, जो प्रोस्पेरो है वो एरियल से बोल रहा है कि इन लोगों का जो प्यार है ना, ये जो फर्डिनेंड और मिरांडा का प्यार है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि अपनी भावनाओं में इतना तेजी से आगे बढ़ने लगे कि इन्हें जब प्यार मिले तो उसकी कीमत ही ना रह जाए। यहाँ पर प्रॉस्पेरो का मानना ये है कि जब लव में चीज़ें धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं, तो फिर दोनों को उसकी, उस लव की, उस मिले हुए प्यार की वैल्यू होती है। लेकिन अगर जो चीज़ें हैं सडनली हो जाएँ, सडनली आपको मिल जाए आपकी बिलव्ड, तो चीज़ें क्या हैं, आपको बहुत ही बेकार लगने लगती हैं, आपके अंदर उतना आकर्षण नहीं रहता। तो वही वो कहता है कि मुझे जो है, इसके जो टास्क हैं वो अनईज़ी बनाने हैं। यानी मुझे क्या है, थोड़ा-सा बीच में कठिनाई लानी है, थोड़ी-सी परेशानी लानी है, मुझे थोड़ा इसे चेक करना है, इसके पावर्स को देखना है, ठीक है? तुम दोनों ही किसी ना किसी के अधिकार में है, तो ठीक है, दोनों ही किसी ना किसी के अधिकार में है। मतलब मिरांडा भी प्रॉस्पेरो को पसंद करती है, प्रॉस्पेरो भी जो है वो मिरांडा को पसंद करता है। लेकिन ये जो त्वरित कार्य चल रहा है ना, यानी ये जो दोनों एक दूसरे को के प्रेम में इतना बहे चले जा रहे हैं, उसे उस कार्य को थोड़ा अनईजी बनाना पड़ेगा, ठीक है? ताकि ये जो आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं होती। इसलिए अगर कठिनाई से चीज़ें मिलेंगी, कठिनाई से मिरांडा इसको मिलेगी, तो ये क्या है, उसकी वैल्यू करेगा। और क्या है, इनका जो प्यार है वो इतना कम, इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक? तो ये आप ध्यान रखोगे, ये जो लाइन्स हैं वो बोल रही हैं, ठीक है? अब ये जो लाइन अगर आप देखो, ओहो ओहो, ये वाली जो लाइन है ये हमने देख ली। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन जो देखे, देयर आर बोथ इन ईदर्स पावर, वो मैंने बता दिया। प्रॉस्पेरो बोलता है कि इनका जो प्यार है उसको क्या करना है, थोड़ा सा और मुश्किल बनाना है, ताकि जो है इनको प्यार जो है धीरे धीरे मिले, सडनली चीज़ें ना हो जाए। आई एम योर वाइफ, ये कौन बोलता है, ये मिरांडा बोलती है फर्डिनेंड से। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इफ़ यू मैरी मी, अगर तुम इससे शादी कर लेते हो तो। लेकिन अगर इफ़ नॉट, लेकिन अगर तुम इससे शादी नहीं करते हो, आई विल डाई योर मेड, तो मैं तुम्हारी जो मेड है ना, मेड ही बनकर मरना पसंद करूंगी। लेकिन मैं, मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाह रही है कि मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, मैं तुम्हारी दासी बनकर मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। वो बोल रही है, तुम मुझे अपना साथी बनाने से मना कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सेविका बनूंगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। यानी कि ये है कि कोई भी लड़का है वो ये चूज कर सकता है कि तुम मेरी वाइफ बनोगी या नहीं बनोगी, है ना? यानी तुम मुझे वाइफ बनाने के लिए हाँ या ना कह सकते हो, लेकिन मेड बनाने के लिए, दासी बनाने के लिए तुम्हें हाँ या ना कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, यानी अल्टीमेटली क्या है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी, ठीक है? इस चीज को वो बताती है मिरांडा, मतलब अपनी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो क्या करती है, जाहिर करती है। तो ये फर्डिनेंड से बोलती है, मिरांडा का स्टेटमेंट है। उसके बाद आगे हम चलते हैं।
देखिए, मुझे आप लोग ज़रूर एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे, यानी ये जो प्लेन व्हाइट पेज की पीपीटी है, अगर इस पे आप लोग सैटिस्फाइड है ना, तो मैं आपको एक दिन में 1 से ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकती हूँ, 2-2 वीडियोज़ प्रोवाइड करा सकती हूँ, क्योंकि इसमें जो है टाइम थोड़ा कम लगता है बनाने में। जैसे मैंने कहा, 1.5 से 2 घंटे ही लगते हैं, बट वो वाली जो पीपीटी है जो मैं बनाती हूँ, आप वो पावर पॉइंट पे देखते हो, कलरफुल रहती है। ऑब्वियसली वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, और इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे मतलब एनी हाउ आपका जो कोर्स है वो बहुत जल्द से जल्द खत्म करना है, और बहुत लेंदी कोर्स है, छोटा तो है ही नहीं, हमने बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक से स्टार्ट किया है। तो इसीलिए अगर आप बोलोगे आपको ये प्लेटफ़ॉर्म राइट लगेगा, तो मैं आपको पर डे 2 वीडियो जो है, 2 वीडियो जो है वो आपको पर डे दे दूँगी। पर डे यानी एक दिन में आपको 2 वीडियोज़ प्रोवाइड करा दूँगी। लेकिन अगर आपको उसी पे चाहिए, आपको लगता है कि नहीं मुझे अच्छी पीपीटी चाहिए, तो फिर मैं आपको 1 डे 1 वीडियो ही प्रोवाइड करा पाऊँगी। तो इट्स अप टू यू, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा कि किस प्लेटफ़ॉर्म पे आप चाहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, द powers delaying not forgetting have incensed the scenes and shores, yell all the creatures against your peace। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? ये द पावर्स, ये देखिए, ये जो आपका स्टेटमेंट है, द पावर इन डिलेइंग, ये कौन है? ये एरियल बोलता है। कौन बोलता है? एरियल बोलता है। आगे आप देखो तो ये आपका एक्ट ई और जो सीन 3 है ना, उसकी लाइन है, वो बोलता है, यानी देरी करने वाली शक्तियों ने न भूलते हुए समुद्रों और तटों को, हाँ, सभी प्राणियों को अपनी शांति के विरुद्ध क्या है? क्रोधित कर दिया है। ठीक है? ये एरियल की लाइन है, क्योंकि एरियल भैया इन्हीं सारी चीज़ों में क्या है? मास्टर है, यही काम वो करता है। ठीक है? यानी एरियल द्वारा प्रॉस्पेरो की जो मतलब गद्दी छीन ली गई है, वो इन चीज़ों के बारे में बोलता है, ठीक है? कि ये जो पावर है, ठीक है? मतलब एरियल ये बोलता है कि जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जो गद्दी छीन ली है, तुम्हें शासन से अलग कर दिया था, तुम्हें यहाँ पर भेज दिया था छोड़ने के लिए, सब करने के लिए, तुम्हें जो गद्दी छीनने के लिए तुमने जो भी चीज़ें सही है, पर उसके लिए तुम परेशान मत हो, उसके लिए उन लोगों को क्या है? सज़ा मिलेगी, कुदरत देगी उस चीज़ों की सज़ा। यानी ये जो हवाएँ बहती हैं, जो शोर्स होते हैं, जो तूफ़ान आते हैं, ये कहीं न लोगों को सज़ा देने के लिए होते हैं। तो ये क्या बोलता है? ये किन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बोलता है? इन लोगों से नहीं बोलता, इन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बोलता है। ये एक्चुअली बोलता किससे है? ये बोलता तो प्रॉस्पेरो से है, ठीक? ये टू होम में आएगा यहाँ पर प्रॉस्पेरो, लेकिन वो इन्हीं लोगों के बारे में बोलता है कि ये जो 3 हैं, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? तुमको धोखा दे रहे हैं। अलांजो और एंटोनियो स्पेशली, इन दोनों ने तुम्हें गद्दी से भगाया है, तुम्हें तुम्हारे राज्य से निकाला है, नन्ही सी बेटी के साथ समुद्र में छोड़ दिया है। तो ईश्वर जो है उस चीज़ की सज़ा देगा ज़रूर, यानी तुम परेशान मत हो। ये जो दैवीय शक्ति है ना, ये जो पावर्स है, जो देवी-देवता है, वो किसी भी चीज़ को भूलते नहीं हैं। जो जैसा करता है उसको वैसी ही चीज़ें वो अपने अपने कारनामों के अनुसार, यानी समुद्र तटों पर और जो भी हवाएँ तूफ़ान चलाते हैं, शांति के विरुद्ध जो भी काम कर रहा है, उसको या वो क्या करते हैं? सज़ा देते ही देते हैं। तो जैसे इसको सज़ा मिल रही है तूफ़ान में, इन तीनों को, उसकी बात कर रहा है, ठीक है? तो ये जो एरियल है वो किससे बोलता है? प्रॉस्पेरो से ये लाइन्स बोलता है कि तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है ना, तुम परेशान मत हो, उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट आइए देखिए, Look thou be true, do not give dalliance too much the rein, the strongest oath are straw to the fire that the blood be more abstemious, or else गुड नाइट योर वो। अब यहाँ पर क्या है? ये जो है ये प्रॉस्पेरो बोलता है किससे? फर्डिनेंड से बोलता है। किससे बोलता है? प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड से बोलता है। वो बोलता है कि यानी वो उसको एक तरह से फादर है भाई, तो वो क्या कर रहा है? वो उसको आगाह कर रहा है। प्रॉस्पेरो जो है वो क्या कर रहा है? फर्डिनेंड को आगाह कर रहा है कि देखो, तुम ऐसा मत करो, तुम जो प्यार कर रहे हो मेरी बेटी को, वो सब तो चलो ठीक है कि ठीक है तुम प्यार करते हो, लेकिन प्यार में तुम क्या रहना? ट्रू रहना, ईमानदार रहना, ठीक है? ट्रू रहना, बिल्कुल ईमानदार रहना। तुम क्या है? व्यभिचार को बहुत अधिक जो है वो क्या करना? छू मत देना, यानी कि तुम जो है मेरी बेटी के साथ कोई गलत काम मत करना, उसके साथ प्योर जो फीलिंग है वो ही लव की रखना, क्योंकि जो सबसे मजबूत जो कस्में हैं वो भी क्या होती हैं? खोखली होती हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान के अंदर जब आग में खून है, तो क्या है? तुम्हें संयमी बनना चाहिए, वरना तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है उसको क्या है? तुम अलविदा कह दोगे, यानी तुमने जो ओथ खाई है, जो कस्में खाई है, इंसान अगर उससे भी धोखा दे देता है, उन चीज़ों को भी भूल जाता है, अगर वो क्या होता है? अपने ऊपर संयम नहीं रखता है तो इसीलिए तुम्हें संयमी बनना चाहिए, और तुम्हें क्या है? ईमानदार रहना चाहिए मिरांडा के प्रति, और तुम्हें क्या है? तुम्हारा जो लव है उसको प्योर रखना चाहिए, ठीक है? यानी तुम व्यभिचार में मत फंसो, अपने ऊपर क्या है? कंट्रोल रखो। तो इस बारे में बोलता है कौन? प्रॉस्पेरो जो है वो किसको बोलता है? फर्डिनेंड को बोलता है, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक्ट 4 सीन 1 की लाइन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। A devil, a born devil, on whose nature can never strike, on whom my pains humanly take, all lost, quite lost। अब यहाँ पर क्या है? अब ये जो प्रॉस्पेरो है ना, ये प्रॉस्पेरो मिरांडा से नहीं, प्रॉस्पेरो जो ये लाइन्स है वो किससे बोलता है?
कैलिबन से बोलता है, ठीक है? कैलिबन से बोलता है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है ये जो जन्मजात दुष्ट होते हैं ना, वो कभी भी यानी जो बॉर्न डेविल होते हैं, वो हमेशा डेविल ही रहते हैं नेचर से। वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते, चाहे आप उनको जितना टाइम दे दो, वो दिन प्रतिदिन जैसे समय बीतता जाएगा ना, वो वैसे ही वैसे क्या है और दुष्ट और धूर्त और डेविल वो बनते चले जाएँगे। यानी जो शैतान होते हैं, जन्मजात शैतान, इनके स्वभाव पर परवरिश का कोई भी असर नहीं होता। यानी अगर आप उनको चाहे जैसे कितना भी अच्छे से उनको पालन-पोषण करो, चाहे जैसे उनको रखो, लेकिन जिसका नेचर डेविल वाला है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, वो दुष्ट ही रहेगा। उसकी परवरिश का उसके ऊपर मतलब आपकी परवरिश का उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिस पर मैंने मानवीय प्रयास व्यर्थ किए, सब कुछ पूरी तरह व्यर्थ हो गया, ठीक है? यानी मैंने तालिबान के ऊपर बहुत प्रयास किया, बहुत उसको सभ्य बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बना क्योंकि वो क्या है, वो जन्मजाति डेविल है और जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, वो और ज़्यादा डेविल होता चला जा रहा है। क्योंकि लास्ट में आप देखोगे जब स्टोरी आप पढ़े थे, आपने देखा था कि जो कैलिबन है, वो क्या करता है, मारने की जो साजिश है, वो रच रहा होता है मिलकर और लोगों के साथ, ठीक है? स्टेफनो वगैरह के साथ मिलकर साजिश रच रहा होता है कि प्रॉस्पेरो को मार देते हैं, ठीक है? तो इस हद तक तो वही ये बात बोल रहा है कि जो डेविल होते हैं ना, जो दुष्ट आत्मा होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, वो दुष्ट ही रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये प्रॉस्पेरो की लाइन है। प्रॉस्पेरो बोलता है इसको क्योंकि अब वो अलविदा ले रहा है। वो अपने जितने भी मैजिक चीज़ें हैं उनको क्या करता है, तोड़ता है, अपनी बुक को पानी में डाल देता है। तो वही चीज़ें वो बोल रहा है कि आई ब्रेक माई स्टफ, बरी इट सर्टेन, यानी मैं जो है ये जो मेरी स्टफ है, मेरी जो लाठी है जिससे मैं मैजिक करता हूँ, मैं उसको क्या करूँगा, तोड़ दूँगा। उसे धरती में बहुत गहराई तक, फैथम इन द अर्थ, यानी धरती में बहुत ज़्यादा गहराई तक, नीचे तक क्या करूँगा, उनको गाड़ दूँगा। एंड डीपर दैट डिड एवर प्लम्थ साउंड, और कितना नीचे तक, और इतनी गहराई में मैं अपनी किताब को डुबो दूंगा जितनी गहराई में अभी तक कोई गया नहीं होगा। उतनी ज़्यादा गहराई में मैं क्या करूँगा, अपनी ये जो बुक्स हैं और ये जो मेरी स्टिक है इसको मैं क्या करूँगा, तोड़कर उतनी गहराई तक क्या करूँगा, डाल दूंगा, ठीक है? ये प्रॉस्पेरो बोलता है, ठीक है? नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है दैट व्हेन आई वेक्ड आई क्राइड टू ड्रीम अगेन। अब ये कैलिबन जो है, कैलिबन फेमस स्पीच है। कैलिबन क्या है, ये बोलता है कि मैं जब भी मतलब उठता हूँ, जैसे ही मैं जगता हूँ, नींद से उठता हूँ, तुरंत ही मैं रोता हूँ ड्रीम अगेन, सपने देखने के लिए। क्योंकि वो सपने में क्या है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखता है। वो सोचता है सपने में कि मैं फ्री हो जाऊंगा, या जो भी चीज़ें हैं, सपने क्या होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं। यानी जब भी मैं जागता हूँ, मैं दोबारा सपने देखने के लिए रोता हूँ, क्योंकि सच्चाई जो है वो क्या है, सच्चाई गुलामी है कि मैं गुलाम हूँ, मैं नौकर हूँ, उसकी दास्तां में हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ मजबूरी में। लेकिन जब मैं अपने सपनों में होता हूँ तो ये सारी चीज़ें बहुत दूर-दूर होती हैं मुझसे। इसीलिए जैसे ही मैं जागता हूँ, मैं तुरंत सपने देखने के लिए रोने लगता हूँ। ठीक, कौन बोलता है? कैलिबन बोलता है। ठीक है, कैलिबन की फेमस लाइन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगली जो लाइन है वो देखते हैं किसकी। थॉट इज फ्री, ये कौन बोलता है? ये जो लाइन है ये कैलिबन नहीं बोलता। ये जो थॉट इज फ्री है ना, ये कौन बोलता है? ये बोलता है स्टेफनो। कौन बोलता है? ये स्टेफनो की लाइन है, आप ध्यान रखेंगे, टू हुम नहीं, हु सेड। स्टेफनो बोलता है। ठीक, ये सब कट करिए, ये सारा कट कर दीजिए। ठीक, आप यहाँ पर याद रखिए, आप यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि लाइन किसकी है, स्टेफनो की है। ठीक है, स्टेफनो की लाइन है। स्टेफनो बोलता है कि जो थॉट्स है ना, वो क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं, विचार फ्री होते हैं, विचारों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। यानी आप इंसानों को कब्जे में कर सकते हो, उनकी बॉडी को कब्जे में कर सकते हो, उनको रूल कर सकते हो, लेकिन इंसान का मन जो है वो स्वतंत्र होता है। आप मन के ऊपर कभी भी रूल नहीं कर सकते हो। ठीक है, दिस थिंक ऑफ डार्कनेस आई एक्नॉलेज्ड माइंड। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है ये प्रॉस्पेरो की लाइन है। प्रॉस्पेरो ये लाइन बोलता है और क्या बोलता है, ये बोलता है दस थिंक ऑफ डार्कनेस एक्नॉलेज माइंड, यानी कि ये जो अंधकार की इस वस्तु को मैं क्या करता हूँ, अपना मानता हूँ। ठीक, ये जो अंधकार की वस्तु है इसे मैं क्या करता हूँ, अपना मानता हूँ। ठीक, कौन बोलता है ये लाइन प्रॉस्पेरो बोलता है एक्ट फाइन सीन 1 में। अब ये इतनी इजी सी लाइन है, उसको क्या आपको एलेबोरेट करूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। लेट अस नॉट बर्डन आवर रिमेम्बरेंस विथ अ हैप्पीनेस दैट्स गॉन। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है यानी कि जो भी हमारे क्या बोलते हैं कि बर्डन है, ठीक, यानी हमारी जो बोझ है, यानी हमें अपनी यादों पर उस बोझ का भार नहीं डालना चाहिए जो बीत चुका है। ठीक, हमें उन चीज़ों का बोझ नहीं डालना चाहिए। क्यों ऐसा वो बोल रहा है? एक्चुअली ऐसा ये है कि वो जब भी अपने पास्ट को याद करता है, आप कभी भी अपने पास्ट को याद करोगे तो क्या है, आपको बुरा ही लगेगा। अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं है तो आपको क्या है, बहुत ही बुरा फील होगा, बहुत बेकार फील होगा, आपका मन बोझिल हो जाएगा। तो वही वो बोलता है कि हमें अपनी यादों पर, जो हमारी मेमोरीज हैं, जो रिमेम्बरेंस हैं, जो हमारी
यादें हैं, उन यादों पर ना हमें बर्डन नहीं डालना चाहिए पास्ट के बारे में सोच करके। यानी हमें पास्ट के बारे में क्या है, नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? हर समय हमें अपने पास्ट के बारे में नहीं याद करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो बीत गया वो बीत गया। लेकिन अगर हम अपनी यादों पर हमेशा वही बोझ डालते रहेंगे, बोझ का भार जो है वो डालते रहेंगे, तो हम क्या है, परेशान ही होते रहेंगे, ठीक है? ये टू होम देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, गुड वोम्स हैव बैड सन्स। अब ये जो है ना, ये कौन बोलता है, ये गलत है, ये अलांजो पलांजो नहीं बोलता। ये जो लाइन है, ये कौन बोलता है, ये मिरांडा बोलती है एक्ट 1 सीन 2 में। एक्ट 1 सीन 2 में मिरांडा बोलती है। कौन बोलता है, मिरांडा बोलती है। ठीक है, यही मैं एडिट नहीं कर पाई, इसीलिए मैं कह रही थी ये ज़्यादा नहीं, पीछे एक एरर था, एक एरर ये है, यानी 2 एरर मिला। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 एरर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वो मैं करेक्ट कर दूंगी, गलती आपके पास नहीं जाएगी, ये तय है। क्या है, यहाँ पर यही चीज़ था कि ये जो मिरांडा है ना, ये बोलती है इस लाइन को, यानी गुड वॉर्म्स, यानी जो अच्छी कोख होती हैं, वो भी क्या है, बुरे पुत्र को, बैड सन्स को जन्म दे देती हैं। ये किसके बारे में बोल रही है, ये अपने दादी के बारे में बोल रही है। जैसे क्या होता है, इसके पापा भी हैं, इसके चाचा भी हैं, तो इसके चाचा इसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वही वो बोलती है कि जो मेरे चाचा है ना, जो एंटोनियो है, वो मतलब कि कैसे खराब है, मेरे दादी के ही गर्भ से 2 बच्चे निकले हैं, एक मेरे पापा वो कितने अच्छे हैं और मेरे चाचा कैसे अच्छे हैं, सब कुछ राज्य हड़प लिए, सब कुछ कर लिए। तो वही वो बोलती है कि जो गुड वॉर्म्स होते हैं, यानी मेरी दादी की जो वॉर्म है, जो कोख है, वो गुड थी, अच्छी थी, लेकिन उस अच्छी कोख से भी क्या है, बुरे संतान निकल सकते हैं, बुरे संतान निकलते हैं। और वो बुरा संतान है कौन, एंटोनियो है, उसका चाचा है, ठीक है? तो ये वो था। आई एम अ फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ। ठीक है, ये कौन बोलता है, ये मिरांडा बोलती है, ठीक है? मिरांडा की लाइन है, मिरांडा बोलती है, यानी कि आई एम अ फूल, क्या है, मैं क्या हूँ, मैं जो है वो मैं जिस बात पर मैं खुश हूँ, उस पर रोना मेरी मूर्खता है। यानी कि क्या है, कई बार आप क्या है, खुशी में भी रो देते हो, तो वही वो कह रही है। हालांकि ये बहुत सिंपल है, इसे क्या ही समझाना है, बहुत ज़्यादा सिंपल लाइन है, बहुत आराम से आप समझ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, द रेयरर एक्शन इज एन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है या आपके एग्जाम में। ये जो है, ये कौन बोलता है, प्रॉस्पेरो की लाइन है, प्रॉस्पेरो बोलता है, ठीक है? द रेयरर एक्शन, ये इज क्या है, इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस, यानी आपका जो रियर एक्शन है, यानी जो आप प्रतिशोध लेना चाहते हो, प्रतिशोध की अपेक्षा सद्गुणों में किया गया कार्य दुर्लभ होता है। यानी आप ये सोचो, अगर आपको क्या है, लोगों से दुश्मनी लेनी है, तो वो बहुत ईजी काम है। बल्कि हमें ये लगता है कि अगर हमें अपना बदला लेना है, तो हम बहुत स्ट्रांग होंगे तभी बदला लेंगे, अगर हमने बदला नहीं लिया तो सामने वाला हमें कमजोर समझेगा। नहीं, बदला लेने वाला हमेशा जो है वो कमजोर होता है, और जो सद्गुणी होता है वो कौन होता है, वो लोगों को माफ कर देने वाला होता है। यानी वर्च्यू में वो प्रतिशोध नहीं करता, वो क्या करता है, वो लोगों को माफ़ी दे देता है। वही माफ़ी क्या है, आपका वर्च्यू है, आपका गुण है। यानी इंसान को क्या करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। यहाँ पर वो अपने भाई को क्या कर रहा है, माफ़ी तो कर रहा है, उसने उसके साथ सब कुछ, इतना सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको क्या कर रहा है, माफ़ कर दे रहा है। तो वही वो कह रहा है, द रेयरर एक्शन इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस, यानी प्रतिशोध की अपेक्षा सद्गुणों में किया गया कार्य जो है वो दुर्लभ होता है। यानी कहीं कहीं मिलेंगे ऐसे लोग जो लोगों को माफ़ कर देंगे, बाकी बदला लेने वाले लोग तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ग्रीव्स एट माई कमांड हैव वेकेंड देयर स्लीपर्स ओपन एंड लेट एम फोर्थ बाई। यहाँ पर इसका बस इतना समझ लीजिए कि वो प्रॉस्पेरो क्या करता है, जब अपनी सारी चीज़ों को विदाई दे रहा होता है, जो भी उसका मैजिक है उनको ख़त्म कर रहा होता है, चीज़ें गाड़ रहा होता है, मतलब प्ले की एंडिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर वो एक तरह से वो सिंबल्स देता है, वो बताता है कि मेरे पास इतना मैजिक था कि मतलब मैं मैजिक से, मैं क्या है, मैं जो ये कब्र है ना, मैं इन कब्रों को भी आदेश दे देता था। ये मेरे आदेश पर इन कब्रों ने भी, जो अपने हुए सोए हुए लोग हैं, यानी इन कब्रों में जो भी सोए हुए लोग थे ना, जो स्लीपर्स थे, उनको ये कब्रें क्या करती थी, जगा देती थी मेरी सिर्फ एक आवाज़ पर। वो क्या करती थी, खोल देती थी, और क्या, लेट देम, और मेरी इतनी शक्तिशाली कला से उन्हें जो है बाहर आने देती थी। यानी क्या करती थी, वो जो सारे के सारे जो डेड बॉडीज लेटे हुए हैं कब्र में, मेरी कमांड होती थी, मेरे जादू में इतनी ताकत होती थी कि वो सब क्या है, मुर्दे निकलकर बाहर चलने लगते थे। ठीक, तो ये कौन बोल रहा है, प्रॉस्पेरो बोल रहा है। ठीक, ऐसे तो यहाँ पे देखिए, टू द ऑडियंस, ऑडियंस से ये सारी चीजें बोलता है, क्योंकि वो लास्ट में क्या है, विदाई ले रहा है। ठीक है, अब ये भी जो स्टेटमेंट है वो प्रॉस्पेरो का है कि माई लाइब्रेरी वॉज ड्यूकडम लार्ज इनफ, यानी क्योंकि उससे उसका जो राज्य पाठ है वो सब कुछ छीन गया है, सब कुछ चला गया, लेकिन वो मानता है कि ये जो शासन सत्ता है, ये जो नश्वर चीज़ें हैं, जो एक दिन आज हैं, कल नहीं हैं, उनको आपसे कोई छीन सकता है। कोई आपसे आपका सोना, चांदी, पैसा, रुपया, धन, दौलत ये छीन सकता है, लेकिन क्या आपके अंदर से कोई ज्ञान छीन सकता है? अगर आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, बुक्स हैं, तो वो क्या है, वो सबसे बड़ा ड्यूकडम है, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा आपका अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि उसको आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। वही आपकी क्या है, सबसे बड़ी रियासत है। ठीक, तो मेरी जो लाइब्रेरी है ना बेटा, मेरी ये जो पुस्तक है, यही मेरी सबसे बड़ी रियासत है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, सी निम्स आवरली रिंग हिज वेल। ठीक है, सी निम्स
आवरली रिंग हिज वेल, यहाँ पर वो बोलता है कि जो अप्सराएं हैं वो समय समय पर क्या है, हर घंटे क्या है, घंटी बजाती रहती हैं। ये उसी का पार्ट है जो उसने देखा था, जो वो गाना था एरियल का, उसी का ये लाइन है। एरियल गाना गाता है ना कि कैसे तुम्हारे पिता जो है वो क्या है, सो रहे हैं, उनकी आंखें जो है वो मोती बन गई हैं, उनकी हड्डियां कोरल बन गई हैं, उसी की ये लाइन है। ठीक है, उसी में से है ये। वो वही बोलता है कि क्या है, वो सब समय समय पर उनके लिए क्या है, घंटियां बजा रही हैं, गाने गा रही हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ही दैट डाइज पेज ऑल डेब्ट्स, यानी कि नेक्स्ट जो है वो कौन है, ये जो है वो स्टेफनो की लाइन है। जो स्टेफनो है वो क्या बोलता है कि जो मर जाते हैं ना वो सारे कर्ज उतार जाते हैं, यानी उनके ऊपर कोई भी कर्ज जो है वो नहीं बचता, वो सब पे कर जाते हैं। क्योंकि जब आप मर गए तो आप फिर क्या चुकाने आओगे, आपने किससे कितने करोड़ उधार लिए हैं, आपने किससे क्या गलती की है, आपने किसके साथ क्या बुरा किया है, वो सब क्या है वहीं खत्म हो जाते हैं आपकी मृत्यु के बाद। यानी जैसे ही आप मरते हो, आपका सारा जो डाउट है, आपका सारा जो डेप्ट है वो क्या है, खर्च हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये जो है ना, ये एक नॉवेल भी है, ये आपके इसकी लाइन है द टेम्पेस्ट की। ये द टेम्पेस्ट की जो लाइन है ना, ये आपका एक राइटर का मतलब नॉवेल का नेम भी बनता है। उसको मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन कौन सी लाइन लेकर लोगों ने अपने नॉवेल की जो टाइटल है वो बनाया है, नेम बनाया है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ओ ब्रेव न्यू वर्ड, ठीक है, ओ ब्रेव न्यू वर्ड ये जो है इसको आपको ध्यान रखना है, इसको मैं अभी आपको क्या करूंगी, बताऊंगी। इसके आगे देखते हैं। दैट हैज़ सच पीपल इन इट, ठीक, ये मिरांडा बोलती है कि इस संसार में क्या है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। ये वो तब होता है जब वो क्या करती है, इतने सारे मनुष्यों को देखती है, उसे लगता है अरे वाह, इंसान भी इतने सुंदर होते हैं, ऐसे होते हैं। तो वहाँ की ये लाइन है। ठीक है, नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन, ठीक है, नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन, ये क्या है, ये प्रोस्पेरो का इपीलॉग है। ये क्या है, प्रोस्पेरो का इपीलॉग है। क्योंकि इस ये जो वर्क है इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉस्पेरो जो है इसमें क्या करता है, एपिलॉग जो है वो बोलता है। इसमें पूरी जो लाइन है वो है, नाउ माई चार्म्स आर all overthrown and what strength I haven't mine own which is most faint now this true I must be here confined by you but release me from my bands with the help of your good hands। ठीक, यानी यहाँ पर वो बोल रहा है कि आप तालियां बजाइए और मुझे इन बंधनों से मुक्त करिए। यानी वो बोलता है कि अब मेरे सारे आकर्षण जो हैं वो नष्ट हो गए हैं और जो भी शक्तियाँ मुझ में बची हैं अब वो सिर्फ मेरी अपनी हैं। यानी कि क्या है, वो ऑडियंस से बोल रहा है कि यानी अब जो भी मेरे अंदर बचा है वो सब कुछ सिर्फ मेरा अपना है। जो भी मैजिक था वो सब कुछ खत्म हो गया है, उसकी मैंने अलविदा कर दिया है, उसको विदाई दे दी है मैंने। और ये जो मेरे अंदर मेरी शक्तियाँ बची हैं ना वो अत्यंत कमज़ोर हैं, क्योंकि वो इंसानियाँ शक्तियाँ हैं मेरे अंदर अब जो बची हैं। और अब सच में मुझे यहाँ आपके द्वारा कैद किया जाना चाहिए, लेकिन आपके दयालु हाथों की सहायता से मुझे मेरे बंधनों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। यानी अब प्ले की एंडिंग हो रही है, एपिलॉग है। अगर चीज़ें आपको बेहतर लगे तो आप लोग क्या करिए, हमारे लिए क्लैप करिए, क्लैपिंग करिए। अब ये क्या है, प्ले खत्म हो गया है। ये कौन बोलता है, एपिलॉग जो है ये किसके द्वारा, प्रोस्पेरो के द्वारा बोला गया है। ठीक, तो पूरा एपिलॉग मैंने आपको जो है वो बता दिया है। यहाँ पर वो ये बताता है कि जो मेरा पूरा जादू था वो क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। तो यानी ये आप लोग क्या है, ताली बजाइए और जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर वो विदाई भी दे रहे हैं। विलियम शेक्सपियर बता रहे हैं कि ये मेरा क्या है, लास्ट वर्क है जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। हालांकि बाद में कोलैबोरेशन में उन्होंने 2 और वर्क लिखे थे, लेकिन ये इनका फाइनल वर्क है। इसके बाद इन्होंने अकेले कोई भी वर्क पे काम नहीं किया है। अवेक डियर हर्ट अवेक, दाउ हैज स्लेप्ट वेल अवेक। ठीक है, ये लाइन जो है आप देखिए, ये क्या है, तुम अच्छी नींद सो चुके हो। ठीक है, उठो अब उठो। अब ये कौन बोलता है, ये मिरांडा नहीं बोलता है, ये प्रोस्पेरो बोलता है। ये लाइन जो है वो प्रोस्पेरो बोलता है। किससे बोलता है, फर्डिनेंड से नहीं। ये लाइन जो प्रोस्पेरो है वो मिरांडा से बोलता है। वो उसको जब कहानी सुना रहा होता है ना कि बार बेटा उठो कहानी सुनो, तो वो बार बार उससे पूछता है ना, मैंने आपको बताया नहीं था, वो बार बार उससे पूछता है, बेटा तुम सो तो नहीं रही हो ना, कहानी सुन तो नहीं रही हो ना, तुम जग तो रही हो ना, इस तरह से बार बार उससे पूछता है। तो तब वो जवाब देती है ना कि पिताजी आपकी तो कहानी बहरेपन का इलाज है, यानी मैं सुन रही हूँ। तो ये प्रोस्पेरो और मिरांडा की लाइन है। प्रोस्पेरो बोलता है मिरांडा से। ठीक है, ये आप कट करो। उसके बाद देखो, दाउ शैल बी फ्री as mountain winds but then exactly do all points my command। ठीक, तो अब ये देखिए, दाउ शैल और फ्री, अब ये जो लाइन है ये कौन बोलता है, ये प्रोस्पेरो बोलता है। ठीक है, प्रोस्पेरो बोलता है कि तुम पर्वतीय हवा की तरह क्या है, अब तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो। ऑल माउंटेन्स, क्योंकि भैया जो
अब जब ये जा रहा है, इसकी विदाई हो रही है, तो जो सभी हैं उनको सबको वो फ्री भी तो करेगा। वो बोलता है तुम स्वतंत्र हो जाओ जैसे पर्वतीय हवाएँ हैं, लेकिन फिर ठीक है, मेरे सभी आदेश क्या हैं? सही हैं, मेरे सारे कमांड सही हैं। ये वहाँ पर उससे बात कर रहा है एरियल को, क्योंकि ये एरियल को पसंद करता था, एरियल भी इसको पसंद करता था, एरियल से ये अलग नहीं होना चाहता था। लेकिन जब ये सब कुछ ठीक हो गया है, ये जा रहा है, तो वो सबको फ्री कर रहा है ना। कैलिबन को भी उसने बोल दिया कि ये तुम्हारा ही लैंड है, तुम ही यहाँ के मालिक हो, तुम अब रहो, अब मैं जा रहा हूँ। वो उसको भी फ्री कर देता है एरियल को। फिर नेक्स्ट है व्हाट्स पास्ट इज प्रोलॉग, यानी जो भी बीत गया है, जो पास्ट है ना, वो एक्चुअली क्या है, शुरुआत है, प्रोलॉग है, ठीक है। ये लाइन कौन बोलता है? ये लाइन जो है वो एंटोनियो बोलता है, ठीक है। यानी जब आपको लगता है चीज़ें खत्म हो रही हैं, तभी चीज़ों की क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैच वॉट दाउ डस्ट द डेविल हिमसेल्फ विल स्ट्रिक एट दी। ठीक, अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपका, ये लाइन जो है वो कौन बोलता है? सेबेस्ट्रियन बोलता है। इसको नोट करो आपका, ये लाइन कौन है? सेबेस्ट्रियन बोलता है, ठीक है। एक्ट टू और सीन 1 की लाइन है, ठीक है। एक सेकेंड, वॉच आउट, ठीक है। तो ये सेबेस्टियन जो है वो यही बोलता है कि तुम्हें क्या है अपने का, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप कट भी कर सकते हो, कि ये वही बोलता है कि तुम्हें क्या है अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए। ये कहाँ से किंग लियरवेयर आ गया है? ये कौन सा है? टेम्पेस्ट की लाइन है, ये आपको पता ही है। ये टाइपो एरर है, यही प्रॉब्लम हो जाती है इसमें कि एडिटिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट है, ये लाइन किसकी है आपकी? ये लाइन जो है वो आपकी मिरांडा की है, ठीक है। इसमें क्या है? आई वुड नॉट विश एनी कंपेनियन इन द वर्ल्ड but you, nor can imagination from a shape beside yourself to like of। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए ये लाइन क्या है? ये लाइन जो है वो मिरांडा बोलती है। एक्ट 3 सीन 1 की लाइन है, ठीक है। एक्ट 3 सीन 1 की लाइन है। इसमें जो है वो मिरांडा इस बात को बोलती है। कौन बोलता है? मिरांडा। ये मिरांडा इस बात को बोलती है। मिरांडा क्या बोलती है कि यानी मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, तुम्हारे दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई साथी नहीं है, और कल्पना भी तुम्हारे सिवा नहीं है कि ऐसी आकृति नहीं बना सकती जिसकी तुलना की जा सके। यानी यहाँ पर वो बोल रही है कि मैं फर्डिनेंड के अलावा किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार ही नहीं कर सकती। यानी अगर मेरा पति बनेगा तो फर्डिनेंड ही बनेगा, उसके अलावा मैं कोई भी शेप, कोई भी साइज़, कुछ भी इमेजिन तक नहीं कर पा रही हूँ। शादी करना, अपना पति किसी और को चूज़ करना तो बहुत बड़ी बात है, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ। यानी अगर मेरा कंपेनियन बनेगा इस पूरे संसार में, तो सिर्फ फर्डिनेंड ही बनेगा, उसके अलावा कोई और नहीं बनेगा। ठीक, ये मिरांडा की लाइन, ठीक है। तो ये आपने देखा। उसके बाद आइए, है पेज तो इतना ही है, इतने ही पेज में जो मुझे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी है वो मैं बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ही हैं। तो कुछ जो है ना वो नॉवेल हैं जो कि इस प्ले से लिए गए हैं, यानी इस प्ले की लाइन पर कुछ नॉवेल जो है वो लिखे, उनके नाम हैं, वो आप जान लीजिए। जैसे कि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेव न्यू वर्ड, ठीक है। ब्रेव न्यू वर्ड, ये किसका है? ये आप ध्यान रखोगे, ये एल्डॉक्स, अरे यार चल जाओ, हक्सले का। हक्सली का है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो टेम्पेस्ट से ली गई लाइन है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये जो फ्रेज है उसके नाम पर किसका नॉवेल है? तो एडॉल्फ हक्सले का नॉवेल है। और ये कैसा नॉवेल है मैं आपको ये बता दूं, ये एक डाइस्टोपियन नॉवेल है। कैसा? डाइस्टोपियन नॉवेल है, डाइस्टोपियन नॉवेल है। और इसको जो है वो 1931 में लिखा गया है और 1932 में पब्लिश करवाया गया है एडॉल्फ हक्सले के द्वारा, ठीक है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये कहाँ से आया है ये टाइटल? तो ये टाइटल जो है वो टेम्पेस्ट की लाइन से आया है, इसको ध्यान रखना है। इसमें बताया जाता है कि आप नींदों में कैसे चीज़ें सीख सकते हैं, मतलब कैसे आप प्रगति कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड दिखाया जाता है, ठीक। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की, तो आप देखिए सी चेंज, सी चेंज, सी चेंज जो है ना, ये 3 लोगों का क्या है? टाइटल बनता है। 3 लोगों के नॉवेल का टाइटल बनता है। टाइटल मतलब बुक नेम बनता है, नॉवेल नेम बनता है। तो पहला जो है वो किसका बनता है? आप नाम याद रखो, रॉबर्ट बी पार्कर का बनता है। किसका? रॉबर्ट बी पार्कर। रॉबर्ट बी पार्कर का बनता है। और जब उनका ये सी चेंज जो उनका नॉवेल का नेम है, उनका जो नॉवेल है वो किस तरह का नॉवेल है? वो क्राइम नॉवेल है। कौन सा नॉवेल है? क्राइम नॉवेल है, ठीक। ये उनका क्राइम नॉवेल है सी चेंज, ठीक है। सी चेंज नाम से ही और नॉवेल उन्होंने लिखा है। और दूसरा जो है वो किसका है? रिचर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग का। आर्म
स्ट्रॉन्ग का है और ये इनका चिल्ड्रंस एडवेंचर नॉवेल है, यानी बच्चों के ऊपर, ठीक है, चिल्ड्रंस एडवेंचर। अच्छा एक चीज़ और है, जो आज गलतियाँ हुई हैं ना, वो मैं ध्यान रखूंगी कल से पीडीएफ में जो है वो चीज़ें ना होए, एडिटिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, क्योंकि आप देखो 3-4 नेम में गलती हो गई थी, हालांकि मैंने सब कुछ काट कर आपको सुधार दिया है, आपके पास इन्फॉर्मेशन गलत नहीं गई है एक भी, लेकिन वो कटिंग वटिंग करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं कोशिश करूंगी कल से बिल्कुल एक भी गलती ना आए, वो पहले ही जो है वो एडिटिंग से पहले ही ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एडिटिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट जो थर्ड है वो सी चेंज का, सी चेंज किसका है, जेम्स, जेम्स पॉवलिक का है, लिक। नेक्स्ट जो है यानी ये सारे नॉवेल ही हैं, एडोल्फ हक्सली का नॉवेल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और रॉबर्ट बी पार्कर का है सी चेंज जो कि क्राइम नॉवेल है, उसके बाद चिल्ड्रंस एडवेंचर नॉवेल है सी चेंज किसका, रिचर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग का, उसके बाद जेम्स पॉवलिक का भी सी चेंज ही है, लेकिन ये जेम्स पॉवलिक का जो है वो क्या है, वो एक एल्गा ब्लूम है, यानी वो बताते हैं कि जब एल्गीज ब्लूम हो जाएंगी, जो समुद्र में एल्गीज होती है ना, वो जब एल्गीज ब्लूम हो जाएंगी तो क्या होगा उसके ऊपर बताते हैं, एल्गीज ब्लूम है, ये ओशनोग्राफर होते हैं, जो जेम्स पॉवलिक होते हैं ये ओशनोग्राफर हैं, तो उस पर इन्होंने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट एक और आपको बता दूं, समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, ये किसके द्वारा है, ये है पैट्रिसिया ए मैक्लिप के द्वारा, पैट्रिसिया ए एम सी है, ठीक है, MCKILLIP, पैट्रिसिया ए मैक्लिप के द्वारा है ये क्या, समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, ठीक। उसके बाद दो और है, बता देती हूँ आपको, एक तो है किसका, मैरी स्टीवर्ट का है दिस रफ मैजिक, दिस रफ मैजिक, ये किसका है, मैरी, जा भाई पेन, स्टीवर्ट का, ठीक है। एक और बचा है लास्ट, वो आप देख लीजिए, एवरी थर्ड, यहाँ पे राइटिंग कितनी गंदी बनती है ना, वैसे इतनी गंदी मेरी राइटिंग है नहीं पेज पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही गंदी बनती है, ठीक है, जॉन बार्थ का है, ठीक है, जॉन बार्थ का है, ये जो है ये रोमांटिक सस्पेंस है, कौन सा, दिस रफ मैजिक जो है ये रोमांटिक सस्पेंस है, मैरी स्टीवर्ट वाला, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों जो है, पांच नहीं हुए, एक हुआ, फिर 2 3 4 5 6 7 7 नॉवल हैं, ये 7 नॉवल हैं जो कि टेम्पेस्ट की लाइन्स से जो है इनके इनके जो नेम है वो लिए गए हैं, ठीक है। ये आपको मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ये मैंने आपको दे दिया, बता दिया। अब आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नॉवेल कैसा लगा, और जो मैंने लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है उस पर भी ज़रूर एक बार आप, हालांकि क्योंकि जो मैं इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ ना, क्योंकि जो भी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ मुझे जो चाहिए होता है कि हाँ आपकी तरफ से फीडबैक मिले, आप लोग देते हो, वो चीज़ें बताते हो, इस वजह से मैं चीज़ें पूछती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं यही पूछ रही हूँ कि अगर आपको सिंपल PPT चाहिए, इस पर आपका काम चल जाएगा, तो उसको मुझे बताइएगा, आप वहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं या प्लेन लिख सकते हैं, तो मैं समझ जाऊँगी कि आप क्या बात कर रहे हैं। इस PPT पे आपको चाहिए या फिर जो आपका पावर पॉइंट वाला है जिसपे मैंने LT पढ़ाया है उस पे चाहिए, बट कंडीशन आपको पता ही है कि इस पे 1 मिल पाएगा, इस पे आपको आराम से 2 मिल सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुझे रिप्लाई ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।